अगर तुम उस पियानो को बजाओगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। अरबपति ने सबके सामने हंसते हुए सफाईकर्मी की ओर इशारा किया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह आदमी एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए था जो सबसे अहंकारी व्यक्ति को भी चुप करा देता और हमेशा के लिए उसका भाग्य बदल देता। ताज पैलेस होटल का मुख्य हॉल अपने विशाल क्रिस्टल झूमरों से जगमगा रहा था और 300 से अधिक लोग सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने हुए शैंपेन के गिलास के साथ बातचीत कर रहे थे और बनावटी हंसी हंस रहे थे। यह साल का सबसे महत्वपूर्ण दान समारोह था, जहां शहर के करोड़पति अपनी परोपकारिता के वेश में अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस विलासिता और घमंड के सागर के बीच रोहन शर्मा पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि वह चुपचाप अपनी सफाई की ट्रॉली को बगल के गलियारों से धकेल रहा था। उसने अपनी नजरें नीची रखीं, जैसा कि उसने इतने सालों में सीखा था। ऐसी जगहों पर उसके जैसे लोग तभी मौजूद होते थे जब वे कोई गलती करते थे। सावधान, एक महिला चिल्लाई जब वह उससे लगभग टकरा गया और उसका कुछ पेय बिखर गया। क्या तुम देखते नहीं कि कहां जा रहे हो? माफ कीजिएगा मैडम, रोहन ने धीमी आवाज में जवाब दिया और तेजी से एक कोने में हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि किसी और चीज से, किसी ऐसी चीज से जो उसे उस रात वहां ले आई थी। विशाल हॉल के केंद्र में एक ऊंचे मंच पर एक भव्य काला पियानो, एक स्टाइनवे एंड सन्स, एक अनमोल रत्न की तरह रोशनी में चमक रहा था। रोहन जब भी मौका मिलता उसे तिरछी नजर से देखता, महसूस करता कि उसकी उंगलियां अनैच्छिक रूप से हिल रही हैं, उन हरकतों को याद कर रही हैं जिन्हें उसके शरीर ने नहीं भुलाया था। देवियों और सज्जनों, उद्घोषक की ऊंची आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। हमें आज रात की हमारी मेजबान, हमारे देश की सबसे सफल व्यवसायी प्रिया कपूर को प्रस्तुत करने का सम्मान प्राप्त है। तालियों की गड़गड़ाहट जोरों से गूंज उठी। रोहन ने ऊपर देखा और उसे देखा। प्रिया कपूर मंच की ओर ऐसे आत्मविश्वास के साथ चल रही थी जैसे उसने कभी असफलता का सामना न किया हो। उसकी उपस्थिति शक्ति और धन का विकिरण कर रही थी। उसके बाल पूरी तरह से संवारे हुए थे, गहने जो शायद रोहन के पूरे जीवन की कमाई से अधिक के थे, और वह मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रिया ने स्पष्ट और आधिकारिक आवाज में बात की। जैसा कि आप जानते हैं, इस गाला का उद्देश्य धन जुटाना है, ठीक है? इस शहर को उन लोगों के लिए एक बेहतर जगह बनाना है जिनकी वास्तव में परवाह है। दर्शकों के बीच कुछ मिलीजुली हंसी सुनाई दी। रोहन ने उन शब्दों का भार महसूस किया। जिन लोगों की वास्तव में परवाह है, उनके लिए उसके जैसे लोग उस श्रेणी में नहीं आते थे। और इस शाम को और भी मनोरंजक बनाने के लिए प्रिया ने जारी रखा, हम यह शानदार पियानो लाए हैं। हालांकि मुझे कबूल करना होगा, उसने एक नाटकीय विराम लिया, कि यहाँ कोई भी इसे बजाने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं लगता। फुसफुसाहटें सुनाई दी। जिस प्रसिद्ध पियानो वादक को उन्होंने अनुबंधित किया था, उसने एक आपात स्थिति के कारण अंतिम समय में रद्द कर दिया था, और अब पियानो वहां स्थिति की एक असहज याद दिलाते हुए पड़ा था। यह अफसोस की बात है, प्रिया ने मजाकिया लहजे में जारी रखा। हमने इस उपकरण को लाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, और ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास पर्याप्त संगीत की समझ हो। उसी क्षण उसकी नजर रोहन से मिली। वह इतनी तीव्रता से पियानो को देख रहा था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह अपने कोने से बाहर निकल आया था और अब सबके लिए पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। एक असहज चुप्पी हॉल में छा गई। प्रिया ने रोहन को सिर से पांव तक घृणा और आश्चर्य के बीच की अभिव्यक्ति के साथ देखते हुए अपनी भौं उठाई। वाह वाह, उसने धीरे धीरे कहा, मंच के किनारे की ओर बढ़ते हुए। लगता है कि हमारे पास यहाँ कोई है जो हमारे पियानो में बहुत दिलचस्पी रखता है। मेहमानों के बीच कुछ घबराई हुई हंसी सुनाई दी। रोहन ने महसूस किया कि सभी की नजरें सुइयों की तरह उस पर गड़ी हुई हैं। वह पीछे हटना चाहता था, छिपना चाहता था, गायब होना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए लग रहे थे। बताओ, प्रिया ने सीधे उसकी ओर इशारा किया। क्या तुम जानते हो कि पियानो क्या होता है, या तुम्हें बस उसकी चमक पसंद है? इस बार कह कहे और जोरदार थे। रोहन ने अपनी मुट्ठियां भींची। अपने चेहरे पर अपमान की जलन महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे प्रिया ने चुनौती समझा। ओह रुको, वह और करीब आई। मंच से नीचे उतरकर सीधे उसकी ओर चली। पूरा हॉल एक घातक आकर्षण के साथ यह दृश्य देख रहा था। क्या तुम मुझे यह बताने जा रहे हो कि तुम्हें पियानो बजाना आता है? मैंने कुछ नहीं कहा मैडम, रोहन ने लगभग सुनाई न देने वाली आवाज में जवाब दिया। लेकिन तुम उसे ऐसे देख रहे थे जैसे तुम उसे बजाना चाहते हो। प्रिया ने जोर दिया। अब उसके सामने खड़ी थी। रोहन को उसके महंगे इत्र की गंध आ रही थी
उसकी आंखों में क्रूर संतुष्टि की चमक दिख रही थी। वह इसका आनंद ले रही थी। जानती हो क्या, इसे और दिलचस्प बनाते हैं। वह दर्शकों की ओर मुड़ी, नाटकीय रूप से अपनी बाहें फैलाते हुए। देवियों और सज्जनों, मेरे पास एक प्रस्ताव है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। यह सज्जन हमारे पियानो में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, तो मैं उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव देने जा रही हूं जिसे वे ठुकरा नहीं सकते। वह मंच की ओर वापस चली। हर कदम को नाटक को अधिकतम करने के लिए सोच समझकर उठाया गया। रोहन को लगा कि दुनिया धीमी गति से चल रही है। अगर तुम उस पियानो को बजाते हो, प्रिया ने ऊंची और स्पष्ट आवाज में घोषणा की, भव्य वाद्य यंत्र की ओर इशारा करते हुए, और मुझे प्रभावित करने में सफल रहते हो तो मैं तुमसे शादी करूंगी। हॉल कहकहों से गूंज उठा। यह सबसे बेतुका मजाक था जो उन्होंने पूरी रात सुना था। एक अरबपति सफाई कर्मी को शादी का प्रस्ताव दे रही थी। यह विचार इतना बेतुका था कि कुछ मेहमान हंसी के मारे झुक गए। क्या कहते हो? प्रिया ने हर पल का आनंद लेते हुए जारी रखा। क्या तुम चुनौती स्वीकार करते हो या अपने कार्ट में वापस जाकर अपना काम करना पसंद करते हो? रोहन को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसके शरीर का हर फाइबर उसे भाग जाने, वहां से निकल जाने और कभी पीछे मुड़कर न देखने के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन फिर उसकी नजर पियानो पर फिर से पड़ी। वह सुंदर वाद्य यंत्र जो उसे एक पुराने दोस्त की तरह बुला रहा था, जिसे उसने बहुत समय से नहीं देखा था। उसके मन में यादें एक सैलाब की तरह आईं। हाथी दांत की कुंजियों पर छोटे हाथ, एक नरम आवाज उसे कह रही थी, तुम्हारे पास एक हुनर है मेरे बेटे, इसे बर्बाद मत करो। अंतहीन घंटों का अभ्यास, तालियां, पहचान और फिर नुकसान, दर्द, गिरावट। लगता है उसके पास हिम्मत नहीं है। भीड़ में किसी ने चिल्लाया, उसे अकेला छोड़ दो प्रिया। दूसरी आवाज ने हस्तक्षेप किया, बहुत अपमान हो चुका है। लेकिन प्रिया ने खत्म नहीं किया था। वह फिर से रोहन के पास आई। अब इतनी धीमी आवाज में बोल रही थी कि केवल वही सुन सके। जानते हो सबसे दयनीय बात क्या है? उसने हर शब्द में जहर घोलते हुए फुसफुसाया कि तुम्हारे जैसे लोग सपने देखने की हिम्मत भी नहीं करते। वे नीचे पैदा होते हैं और नीचे ही मरते हैं। यह चीजों का स्वाभाविक क्रम है। उस पल रोहन के अंदर कुछ टूट गया। यह गुस्सा नहीं था, यह बदला नहीं था, यह कुछ बहुत गहरा था। यह उस व्यक्ति की स्मृति थी, जो वह रहा था, जो वह हो सकता था, वह सब जो उसने खो दिया था और सालों की चुप्पी और त्याग के तहत दफना दिया था। उसने ऊपर देखा और सीधे प्रिया की आंखों में देखा। मैं स्वीकार करता हूं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। किसी को उस जवाब की उम्मीद नहीं थी। प्रिया एक कदम पीछे हट गई। रात में पहली बार हैरान हुई। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, रोहन ने इस बार और जोर से दोहराया। उसकी आवाज अब नहीं कांप रही थी। मैं पियानो बजाऊंगा। घबराई हुई हंसी वापस आ गई, लेकिन माहौल में कुछ अलग था। एक ऐसी विद्युत तनाव जो पहले नहीं था। मेहमान मंच के करीब आ गए, यह देखने के लिए उत्सुक कि यह अप्रत्याशित शो कैसे समाप्त होगा। प्रिया ने तेजी से अपनी गंभीरता वापस पा ली। उसकी मुस्कान लौट आई, लेकिन उसमें कुछ बनावटीपन था। बहुत अच्छा, उसने पियानो की ओर इशारा करते हुए कहा। आगे बढ़ो, हमें दिखाओ कि तुम किस चीज के बने हो। रोहन मंच की ओर बढ़ने लगा। हर कदम हॉल की तनावपूर्ण चुप्पी में गूंज रहा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा, सैकड़ों निगाहों का बोझ अपने ऊपर महसूस कर रहा था। निगाहें उपहास, घातक जिज्ञासा, उसकी अपरिहार्य विफलता देखने की प्रत्याशा से भरी थीं। वह पियानो के सामने बैठ गया। बेंच पूरी तरह से समायोजित थी। कुंजियां रोशनी में बेदाग चमक रही थीं। एक पल के लिए उसने बस वाद्य यंत्र को देखा, अपनी उंगलियों को ठंडी चिकनी सतह पर धीरे से फेरने दिया। क्या तुम्हें निर्देश पुस्तिका चाहिए? किसी ने चिल्लाया, जिससे और हंसी आई। लेकिन रोहन अब उन्हें नहीं सुन रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। उसके मन में अब वह क्रूर लोगों से भरा हॉल नहीं था। वह एक और जगह, एक और समय में वापस आ गया था, जब संगीत उसकी भाषा थी और पियानो उसकी आवाज थी। उसके हाथ कुंजियों पर स्थित थे। हॉल ने सामूहिक रूप से अपनी सांस रोक ली और फिर रोहन ने बजाना शुरू किया। पहली धुन साफ, एकदम सही निकली, क्रिस्टल की तरह स्पष्टता के साथ पूरे स्थान में गूंज उठी। फिर दूसरी और तीसरी। उसकी उंगलियां कुंजियों पर ऐसी तरलता के साथ घूम रही थीं जो असंभव लग रही थी, जैसे उन्होंने कभी ऐसा करना बंद ही न किया हो। वह डब्सी का क्लेयर डी लून बजा रहा था, जो अब तक रचित सबसे सुंदर और तकनीकी रूप से जटिल टुकड़ों में से एक था। हंसी तुरंत मर गई। उपहास भरी फुसफुसाहटें पूर्ण सन्नाटे में बदल गईं। केवल संगीत की आवाज टूट रही थी, जो पियानो से एक झरने के पानी की तरह बह रही थी। प्रिया, जो श्रेष्ठता के साथ मुस्कुरा रही थी,
ने महसूस किया कि उसकी अभिव्यक्ति जम गई है। उसकी आंखें अविश्वास के साथ खुली थीं, क्योंकि उसने उस आदमी को देखा, उस सफाई कर्मी को जिसे उसने अपमानित किया था, पियानो को अपनी आत्मा का विस्तार बनाते हुए। रोहन आंखें बंद करके बजा रहा था, पूरी तरह से संगीत में खोया हुआ था। उसकी उंगलियां कुंजियों पर ऐसी निपुणता के साथ नृत्य कर रही थीं जो सांस रोक देने वाली थी। यह केवल पूर्ण तकनीक नहीं थी, हर धुन में भावना थी, हर तार में कहानी थी। दर्द और सुंदरता एक ऐसे सिम्फनी में गूंथे हुए थे जो उन रहस्यों को बता रही थी जिन्हें शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते थे। दर्शकों में कुछ लोगों की गालों पर आंसू बहने लगे। संगीत इतना सुंदर, इतना शुद्ध था कि यह सुनने वालों के दिलों में गहराई तक उतर गया। जब वह टुकड़े के क्रेशेंडो पर पहुंचा तो पूरा हॉल अपनी सांस रोककर खड़ा हो गया। धुनें समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे हो रही थीं, हर एक पहले से ज्यादा शक्तिशाली, एक भावनात्मक चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही थी जिसने मौजूद हर व्यक्ति की आत्मा को झकझोर दिया। और फिर धीरे से, नाजुक ढंग से रोहन ने अंतिम धुनें बजाईं। धुन एक आह की तरह फीकी पड़ गई, एक ऐसा गहरा सन्नाटा छोड़ गई कि दिलों की धड़कनें सुनाई दे सकती थीं। कई सेकंड तक कोई नहीं हिला, किसी ने सांस नहीं ली। रोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और कुंजियों पर अपने हाथों को देखा, जैसे उसे विश्वास ही न हो कि वे ही थे जिन्होंने वह जादू रचा था। फिर हॉल के पीछे से किसी ने ताली बजाना शुरू किया, फिर एक और एक और। कुछ ही सेकंड में पूरा स्थान एक गगनभेदी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उत्साह से ताली बजा रहे थे, कुछ खुले तौर पर रो रहे थे, एक व्यक्ति को छोड़कर सभी। प्रिया कपूर अवाक खड़ी थी, रोहन को एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी जिसमें सदमा, क्रोध और कुछ और मिला हुआ था, कुछ ऐसा जो खतरनाक रूप से सम्मान जैसा लग रहा था। रोहन धीरे धीरे पियानो बेंच से उठा, भीड़ को देख रहा था जो उसे ऐसे अपलॉडिंग कर रही थी जैसे उसने कोई चमत्कार किया हो, और एक तरह से उसने किया भी था। वह प्रिया की ओर मुड़ा जो अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे लगता है रोहन, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, कि आपने अभी एक शर्त खो दी है, श्रीमती कपूर। हॉल फिर से सन्नाटे में छा गया। सभी आंखें रोहन और प्रिया के बीच घूम रही थीं, यह देखने के लिए इंतजार कर रही थीं कि आगे क्या होगा। लेकिन उस हॉल में कोई भी, बिल्कुल कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह रात केवल एक कहानी की शुरुआत थी जो जीवन बदल देगी, दफन रहस्यों को उजागर करेगी और यह साबित करेगी कि कभी कभी सबसे अदृश्य व्यक्ति ही सबसे असाधारण प्रतिभाओं को छुपाए होता है। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। प्रिया कपूर अवाक खड़ी थी, उसकी आंखें रोहन पर ऐसे गड़ी हुई थीं जैसे वह कोई भूत देख रही हो। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, कुछ ऐसा जिसे सामान्य हलचल के बीच कोई और शायद ही देख पाता। वह अविश्वसनीय था। दर्शकों में एक महिला ने फुसफुसाया, वह आदमी कहां से आया? दूसरी आवाज ने पूछा। फुसफुसाहटें लहरों की तरह बढ़ीं, लेकिन प्रिया अभी भी नहीं बोली। उसके चेहरे से उपहास और श्रेष्ठता की सभी अभिव्यक्तियां गायब हो गई थीं। अब वहां कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जो डर जैसा लग रहा था। विशाल सिंह, कार्यक्रम के आयोजक और प्रिया के व्यापारिक भागीदार, मंच पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। वह एक प्रभावशाली उपस्थिति वाले व्यक्ति थे जो असहज परिस्थितियों को संभालने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। ठीक है, ठीक है, उन्होंने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए। यह वास्तव में शानदार था। श्रीमान, आपका नाम क्या बताया आपने? मैंने नहीं बताया, रोहन ने शांति से जवाब दिया। मेरा नाम रोहन शर्मा है। विशाल ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर तेजी से प्रिया की ओर गई, जो अंततः अपनी गंभीरता वापस पाने में सफल रही। उसने अपना गला साफ किया और मंच के केंद्र की ओर चली, एक ऐसी मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। यह एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन था, उसने नियंत्रित आवाज में कहा, हालांकि हर कोई उसके शब्दों के नीचे तनाव महसूस कर सकता था। स्पष्ट रूप से आपको पेशेवर प्रशिक्षण मिला है। मुझे मिला है, रोहन ने बस जवाब दिया। और उस प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति सफाई का काम क्यों कर रहा है? प्रिया का सवाल जिज्ञासा से ज्यादा आरोप जैसा लग रहा था। पूरा हॉल जवाब का इंतजार कर रहा था। रोहन ने एक पल के लिए नीचे देखा, जैसे वह यह तय कर रहा हो कि कितना उजागर करना है। जीवन हमेशा वैसे नहीं चलता जैसा कोई योजना बनाता है, उसने अंततः कहा। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, हॉल के पीछे से एक महिला की आवाज आई, रुको, मैं उसे जानती हूं। सभी सिर मुड़ गए। एक महिला भीड़ में से अपना रास्ता बना रही थी। उसका चेहरा पहचान और भावना से भरा था। वह डॉ. अंजलि मेहता थी, शहर की एक प्रसिद्ध संगीत समीक्षक। यह वही है, उसने मंच के पास आते हुए चिल्लाया। यह रूहान शर्मा है, वह संगीत प्रतिभा
जो सालों पहले गायब हो गई थी। हॉल में आश्चर्य की फुसफुसाहट गूंज उठी। कई मेहमानों ने जानकारी खोजने के लिए अपने फोन निकाले। प्रिया का चेहरा स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया। रूहान शर्मा, अंजलि ने जारी रखा, अब मंच पर उनके साथ को अपनी पीढ़ी के सबसे होनहार पियानो वादकों में से एक माना जाता था। उन्होंने जब वे सिर्फ एक युवा थे तब अंतर्राष्ट्रीय पियानो प्रतियोगिता जीती थी। आलोचक उन्हें आधुनिक मोजार्ट कहते थे। उनके पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीत हॉलों के साथ अनुबंध थे। रुको, विशाल ने हस्तक्षेप किया, स्पष्ट रूप से भ्रमित। अगर वह इतना सफल था तो क्या हुआ? अंजलि ने रोहन की ओर सच्ची उदासी के साथ देखा। उसे एक व्यक्तिगत त्रासदी का सामना करना पड़ा, जिसने उसे संगीत की दुनिया से अलग कर दिया और फिर वह बस गायब हो गया। अब तक किसी को नहीं पता था कि उसका क्या हुआ। रोहन चुप रहा। उसकी जबड़ा तना हुआ था। यादें जिन्हें उसने इतने समय तक दफनाए रखा था, अब सतह पर आने की धमकी दे रही थीं। यह सालों पहले हुआ था। उसने अंततः बात की। उसकी आवाज लगभग एक फुसफुसाहट थी जिसे माइक्रोफोन ने पूरी तरह से पकड़ लिया। मैंने एक दुर्घटना में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया। उसके बाद मैं दोबारा बजा नहीं पाया। हर धुन मुझे याद दिलाती थी कि मैंने क्या खोया था। हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। कुछ मेहमानों की आंखों में आंसू थे। कहानी किसी की भी कल्पना से ज्यादा गहरी और दर्दनाक थी। लेकिन तुमने अभी बजाया। अंजलि ने धीरे से देखा। क्या बदल गया? रोहन ने सीधे प्रिया की ओर देखा। कभी कभी आपको किसी को याद दिलाने की जरूरत होती है कि आप वास्तव में कौन हैं, भले ही उस व्यक्ति का ऐसा कोई इरादा न हो। रोहन और प्रिया के बीच तनाव स्पष्ट था। वह उसे एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी जिसे समझा नहीं जा सकता था, जबकि वह अटूट शांति बनाए हुए था। यह मोहक है। विशाल ने फिर से हस्तक्षेप किया। स्पष्ट रूप से घटना के भावनात्मक मोड़ से असहज था। लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी को प्रिया का छोटा सा मजाक याद है। वह मजाक नहीं था। रोहन की आवाज चाकू की तरह हवा में कट गई। यह एक शर्त थी। आपने कहा था, श्रीमती कपूर, कि अगर मैं पियानो बजाता हूं और आपको प्रभावित करता हूं तो आप मुझसे शादी करेंगी। यहां 300 से अधिक गवाह हैं। हॉल में फुसफुसाहट एक गर्जना में बदल गई। फोन हर जगह चमक रहे थे। लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे, संदेश भेज रहे थे। यह कहानी कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाएगी। प्रिया ने महसूस किया कि स्थिति पर उसका नियंत्रण उसके हाथों से फिसल रहा है। उसका चेहरा कठोर हो गया। वह स्पष्ट रूप से एक मजाक था। उसने तीखी आवाज में कहा, एक नाटकीय अतिशयोक्ति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में ऐसा कर पाएगा। रोहन ने उसे बाधित किया। हाँ, क्योंकि मेरे जैसे लोगों में असली प्रतिभा नहीं हो सकती, है ना? हम केवल अदृश्य होने के लिए अच्छे हैं। आप लोगों के गंदगी फैलाने के बाद सफाई करने के लिए। मैं यह नहीं कह रही हूं, प्रिया ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास की कमी थी। तो आप क्या कह रही हैं? रोहन ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। वह धमकी भरा नहीं था, लेकिन उसके हाव भाव में एक दृढ़ता थी जो पहले मौजूद नहीं थी। कि आपके शब्द का कोई मूल्य नहीं है, कि आप लोगों को अपमानित कर सकती हैं और फिर केवल एक मजाक के पीछे छिप सकती हैं जब चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। भीड़ टेनिस मैच की तरह आदान प्रदान देख रही थी। उनके सिर एक से दूसरे की ओर घूम रहे थे। प्रिया ने महसूस किया कि सैकड़ों आंखें उसकी ओर देख रही हैं, उसके जवाब का इंतजार कर रही हैं। देखो, उसने समझदार लगने की कोशिश की। स्पष्ट रूप से तुम एक प्रतिभाशाली संगीतकार हो, लेकिन उन परिस्थितियों में किया गया विवाह प्रस्ताव गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। यह बेतुका है। यह बेतुका है क्योंकि मैं एक सफाई कर्मी हूं। रोहन ने पूछा, अगर यह आपके करोड़पति दोस्तों में से कोई होता तो क्या यह अभी भी बेतुका होता? प्रिया ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला, क्योंकि दोनों जानते थे कि जवाब क्या था। तभी एक और आवाज ने हस्तक्षेप किया। हॉल के दरवाजों से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति दृढ़ कदमों से अंदर आया। वह एडवोकेट राजीव गुप्ता थे। शहर के सबसे प्रसिद्ध वकील, अपनी अटूट ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। बाधा के लिए क्षमा करें, उन्होंने मंच की ओर चलते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस स्थिति को स्पष्ट कर सकता हूं। राजीव, प्रिया ने राहत से भरते हुए उसका अभिवादन किया। अच्छा हुआ तुम यहां हो। उन्हें समझाओ कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हो सकता। राजीव मंच पर चढ़े और दोनों को पेशेवर गंभीरता से देखा। श्रीमती कपूर, मुझे आपको यह बताते हुए अफसोस है कि आप गलत हैं। प्रिया के चेहरे से रंग उतर गया। क्या? गवाहों के सामने किया गया एक सार्वजनिक प्रस्ताव, स्पष्ट शर्तों के साथ और दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया। राजीव ने स्पष्ट आवाज में समझाया, एक बाध्यकारी मौखिक अनुबंध का गठन कर सकता है, खासकर जब यह सबूत हो कि आपने विशिष्ट शर्तें निर्धारित की थीं। और
श्री शर्मा ने सार्वजनिक रूप से उनका पालन किया। लेकिन यह हास्यास्पद है, प्रिया हकलाती हुई बोली। कोई मुझे किसी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आप सही कहती हैं, राजीव ने सिर हिलाया। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक रूप से अपनी बात तोड़ना आपकी पेशेवर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण परिणाम देगा। सोशल मीडिया इस समय यह सब रिकॉर्ड कर रहा है। कल तक पूरी दुनिया जान जाएगी कि प्रिया कपूर ने एक आदमी को अपमानित किया, एक सार्वजनिक वादा किया, और फिर जब उसे पता चला कि वह उसकी कल्पना से बेहतर था तो पीछे हट गई। हॉल में फुसफुसाहटें गूंज उठीं। प्रिया ने अपने चारों ओर देखा, यह देखते हुए कि सभी अपने फोन पकड़े हुए थे, उसके अपमान का हर सेकंड रिकॉर्ड कर रहे थे। यह एक बुरा सपना है, उसने फुसफुसाया। हालांकि माइक्रोफोन ने उसके शब्द पकड़ लिए। आपके लिए शायद, रोहन ने शांति से कहा। मेरे लिए यह बस न्याय है। विशाल ने फिर से हस्तक्षेप करने की कोशिश की। निश्चित रूप से हम एक उचित समझौते पर पहुंच सकते हैं। रोहन, अगर प्रिया आपको आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति करे तो कैसा रहेगा? हम एक अच्छी राशि की बात कर सकते हैं। मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए, रोहन ने दृढ़ता से जवाब दिया। तो तुम्हें क्या चाहिए? प्रिया भड़क उठी। उसकी गंभीरता अंततः टूट गई। क्या तुम वास्तव में उम्मीद करते हो कि मैं तुमसे शादी करूं? एक असली शादी? रोहन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि अन्यायपूर्ण तरीके से न्याय किया जाना कैसा होता है। मैं चाहता हूं कि आप, भले ही एक पल के लिए, यह महसूस करें कि जब कोई आपको बेकार मानता है तो कैसा लगता है। यह क्रूर है, प्रिया ने फुसफुसाया। क्रूर? रोहन ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। मैं सालों से आपकी इमारत में काम कर रहा हूं। मैंने आपके कार्यालय की सफाई की है। मैंने आपका कचरा खाली किया है। मैं आपके लिए अदृश्य रहा हूं। और आप जानती हैं सबसे बुरा क्या है? कि आपने मुझे आज रात पहचाना भी नहीं। आपको पता भी नहीं था कि मैं कौन हूं, लगभग हर दिन मुझे देखने के बावजूद। प्रिया ने सदमे में अपनी आंखें खोलीं। तुम मेरी कंपनी में काम करते हो? आपकी इमारत में, रोहन ने सुधार किया। जिस सफाई कंपनी को आप अनुबंधित करती हैं उसके लिए। मैं वहां सालों से हूं, लेकिन निश्चित रूप से मेरे जैसे लोग आपके जैसे लोगों के लिए मौजूद नहीं होते। हम सुविधाजनक भूत हैं। रहस्योद्घाटन एक बम की तरह गिरा। प्रिया पीछे हट गई। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा दिख रहा था जो शायद शर्म थी। अंजलि मेहता, जो मंच पर सब कुछ देख रही थी, अंततः बोली, रोहन, मुझे पता है कि तुमने बहुत दुख झेला है। मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन क्या तुम वास्तव में यही चाहते हो? बदला? रोहन ने एक पल के लिए नीचे देखा, और जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे बदला नहीं चाहिए, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। मैं बस चाहता हूं कि कोई अंततः मुझे देखे, मुझे सच में देखे। एक संगीत प्रतिभा के रूप में नहीं, एक सफाईकर्मी के रूप में नहीं, बस एक इंसान के रूप में जो सम्मान का हकदार है। उसके बाद का सन्नाटा बहरा करने वाला था। दर्शकों में कई लोग खुले तौर पर रो रहे थे। अब रोहन की कच्ची ईमानदारी ने मौजूद सभी लोगों के दिलों में गहराई तक कुछ छू लिया था। प्रिया अवाक खड़ी थी। आंसू उसके पूरी तरह से सजे चेहरे पर बह रहे थे। अपने जीवन में पहली बार उसके पास शब्द नहीं थे, जवाब नहीं थे, नियंत्रण नहीं था। मेरे पास एक प्रस्ताव है, राजीव ने फिर से बात की। श्रीमती कपूर, श्री शर्मा, आप दोनों को कैसा लगेगा अगर मैं आपको निजी तौर पर बात करने का समय दूं? कैमरों और सार्वजनिक निर्णयों से दूर इस पर तर्कसंगत रूप से चर्चा करें। रोहन ने प्रिया की ओर देखा, जिसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, उसने स्वीकार किया। विशाल ने तुरंत माइक्रोफोन पर घोषणा की, देवियों और सज्जनों, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कृपया बगल के हॉल में जलपान का आनंद लें जब तक हम इस स्थिति को हल करते हैं। भीड़ हिलने लगी। हालांकि कोई भी वास्तव में जाना नहीं चाहता था। फुसफुसाहटें बहरा करने वाली थीं, अटकलें उड़ रही थीं। यह साल का सबसे चर्चित कार्यक्रम होगा। राजीव ने रोहन और प्रिया को मुख्य हॉल से बाहर एक निजी कमरे में ले गए। वहां पहुंचने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। प्रिया एक कुर्सी पर गिर पड़ी। उसकी गंभीरता पूरी तरह से टूट गई थी। रोहन खड़ा रहा, उसे देख रहा था। क्यों? उसने अंततः टूटी हुई आवाज में पूछा। तुमने स्वीकार क्यों किया? तुम जानते थे कि यह मुझे अपमानित करेगा, कि यह मुझे सबके सामने बेवकूफ बना देगा। क्यों? रोहन ने धीरे से जवाब दिया। मुझे जरूरत थी कि तुम, भले ही एक पल के लिए, महसूस करो कि मैंने सालों से क्या महसूस किया है। अपमान, न्याय, अदृश्यता। मिशन पूरा हुआ, प्रिया ने कड़वाहट से कहा। मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है। कल तक मैं पूरे देश का मजाक बनूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। रोहन उसके सामने बैठ गया।
हम अभी भी इसे हल कर सकते हैं। प्रिया ने लाल आंखों से उसे देखा। कैसे? नुकसान तो हो चुका है, एक बात है जो तुम्हें समझने की जरूरत है। रोहन आगे झुका। मैं तुमसे नफरत नहीं करता प्रिया, मैं तुम्हें वास्तव में जानता भी नहीं हूं, लेकिन तुमने आज रात जो किया, वह क्रूर मजाक, वह सार्वजनिक अपमान, यह पहली बार नहीं है जब मेरे साथ ऐसा हुआ है। यह सालों से मेरा जीवन रहा है और मैं थक गया हूं। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने ईमानदारी से भ्रमित होकर पूछा। रोहन ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि तुम सीखो, मैं चाहता हूं कि तुम बदलो, मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों को देखो जिन्हें तुम हीन मानती हो और उन्हें वास्तव में देखो। और मैं यह कैसे करूंगी? मुझसे शादी करो, रोहन ने बस कहा। प्रिया ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। क्या? हमेशा के लिए नहीं, उसने स्पष्ट किया। मुझे 1 महीना दो, 1 महीना तुम्हारे पति के रूप में, जहां तुम्हें मुझे देखना होगा, मुझसे बात करनी होगी, मुझे एक समान के रूप में व्यवहार करना होगा। 1 महीना जहां तुम अपने पैसे और अपनी स्थिति के पीछे नहीं छिप सकती। और अगर उस महीने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं बेकार हूं, कि मैं बस एक बेकार सफाई कर्मी हूं, तो हम तलाक ले लेंगे और तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगी। प्रिया उसे अविश्वास से देख रही थी। क्या तुम गंभीर हो? पूरी तरह से, रोहन ने जवाब दिया। 1 महीना, बस इतना ही मैं पूछता हूं, और बदले में मैं तुमसे वादा करता हूं कि उसके बाद मैं तुम्हारे जीवन से गायब हो जाऊंगा और कभी भी सार्वजनिक रूप से इस बारे में बात नहीं करूंगा। और अगर मैं मना करूं तो यह कहानी हमेशा के लिए इंटरनेट पर जीवित रहेगी। वह अरबपति जिसने एक गिरे हुए संगीत प्रतिभा को अपमानित किया और फिर जब उसने असाधारण साबित किया तो सार्वजनिक रूप से अपना वादा तोड़ दिया। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह फंस गई थी और दोनों जानते थे। 1 महीना, उसने दोहराया। और उस महीने के दौरान क्या होता है? हम साथ रहते हैं, सार्वजनिक और निजी दोनों में एक जोड़े के रूप में कार्य करते हैं। तुम बस मुझे एक इंसान के रूप में देखना सीखती हो। उनके बीच चुप्पी फैल गई। प्रिया जानती थी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी प्रतिष्ठा, उसकी कंपनी, वह सब जिसके लिए उसने काम किया था, दांव पर था। ठीक है, उसने अंततः फुसफुसाया। 1 महीना, रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में कुछ ऐसा था जिसे प्रिया नहीं समझ पा रही थी। जीत, उदासी, दृढ़ संकल्प। तो हमारा एक सौदा है। उसने अपना हाथ बढ़ाया। प्रिया ने उसे एक लंबे पल के लिए देखा, इससे पहले कि वह उसे हाथ मिलाती। हमारा एक सौदा है। उनमें से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह साधारण हाथ मिलाना दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उन रहस्यों को उजागर करेगा जो सालों से छिपे हुए थे, और यह साबित करेगा कि कभी कभी सबसे अप्रत्याशित लोग हमें सबसे मूल्यवान सबक सिखा सकते हैं। जब वे निजी कमरे से बाहर निकले तो मुख्य हॉल उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहा था। राजीव ने माइक्रोफोन उठाया। देवियों और सज्जनों, हमारे पास एक महत्वपूर्ण घोषणा है। श्रीमती प्रिया कपूर और श्री रोहन शर्मा एक आपसी समझौते पर पहुंच गए हैं। एक शादी होगी। हॉल गूंज उठा। आश्चर्य की चीखें, अविश्वास भरी तालियां, कैमरों की चमक हर कोने को रोशन कर रही थी। प्रिया ने एक बनावटी मुस्कान बनाए रखी, जबकि रोहन शांत रहा। उसका चेहरा शांति का एक मुखौटा था जो आंतरिक तूफानों को छिपा रहा था। समारोह निजी होगा, राजीव ने जारी रखा, और हम दोनों के इस दौरान उनकी निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं। लेकिन सभी जानते थे कि निजता असंभव थी। फोन पूरे हॉल में चमक रहे थे। उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं, साझा कर रही थीं, पोस्ट कर रही थीं, वायरल कर रही थीं। कुछ ही मिनटों में कहानी हर जगह होगी। विशाल प्रिया के पास आया जब भीड़ बिखरने लगी। उसके चेहरे पर वास्तविक चिंता दिख रही थी। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, प्रिया ने दांतों के बीच से कहा। अभी भी कैमरों के लिए अपनी मुस्कान बनाए हुए थी, जो अभी भी उसे देख रहे थे। उसने मेरे लिए एक सही जाल बिछाया। तुम अभी भी मना कर सकती हो, सार्वजनिक परिणामों का सामना कर सकती हो, लेकिन अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकती हो। प्रिया ने रोहन की ओर देखा, जो हॉल के दूसरी ओर अंजलि मेहता से शांति से बात कर रहा था। अब यह स्वतंत्रता के बारे में नहीं है विशाल, यह इस बारे में है कि पूरी दुनिया देख रही है। अगर मैं अब पीछे हटती हूं तो मैं केवल क्रूर महिला नहीं हूं जिसने एक प्रतिभा को अपमानित किया, मैं एक कायर भी हूं जो अपना वादा नहीं निभाती। विशाल ने आह भरी। और अगर यह स्थायी हो जाता है, और अगर 1 महीना पर्याप्त नहीं होता, 1 महीना बदला लेने का खेल खेलने के लिए पर्याप्त से ज्यादा है, प्रिया ने उससे ज्यादा दृढ़ विश्वास के साथ कहा जितना वह वास्तव में महसूस करती थी। रोहन ने प्रिया की नजर महसूस की और मुड़ा। उनकी आंखें लोगों से भरे हॉल में मिलीं। एक पल के लिए सभी शोर और अराजकता गायब हो गई।
केवल वे दोनों थे, एक ऐसे समझौते में फंसे हुए थे जिसे कोई भी अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। रात अंततः समाप्त हुई। मेहमान चले गए, अपने साथ ऐसी कहानियां ले गए जिन्हें वे सालों तक सुनाते रहेंगे। हॉल खाली, शांत रह गया, जैसे वहां कुछ भी असाधारण हुआ ही न हो। प्रिया आधी रात के बाद अपने पेंट हाउस पहुंची। उसके महंगे जूते प्रवेश द्वार पर छोड़ दिए गए थे। वह सुरुचिपूर्ण पोशाक, जिसने बहुत पैसा खर्च किया था, अब एक जेल की तरह लग रही थी। वह इतालवी चमड़े के सोफे पर गिर पड़ी। अभी भी पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थी और कई सालों में पहली बार उसने आंसुओं को बिना नियंत्रण के बहने दिया। वे केवल उदासी के आंसू नहीं थे, वे क्रोध, निराशा, भ्रम और कुछ गहरे के आंसू थे जिसे वह नाम नहीं देना चाहती थी। डर, वास्तविक डर कि आगे क्या होगा। उसका फोन लगातार बज रहा था। संदेश, कॉल, सूचनाएं, हर कोई कहानी का एक टुकड़ा चाहता था। हर कोई विवरण, स्पष्टीकरण, स्वीकारोक्ति चाहता था। कांपते हाथों से उसने फोन बंद कर दिया और उसे कमरे के दूसरी ओर फेंक दिया। उसके बाद जो चुप्पी छाई वह बहरा करने वाली थी। प्रिया उठी और उस खिड़की की ओर चली जो पूरी दीवार पर थी। शहर की रोशनी को देख रही थी जो गिरे हुए सितारों की तरह टिमटिमा रही थी। नीचे कहीं उन रोशनी के बीच रोहन था, वह आदमी जिसने एक रात में वह हासिल किया था जो किसी और ने सालों में नहीं किया था, उसे छोटा, कमजोर, मानवीय महसूस कराना। वह उससे नफरत करती थी और अजीब तरह से उसका सम्मान भी करती थी। शहर के दूसरी ओर एक मामूली इमारत में जो प्रिया के पेंटहाउस की विलासिता के विपरीत थी, रोहन भी जगा हुआ था। वह सो नहीं सका। उसने जो किया था उसके बाद नहीं, सालों में पहली बार पियानो बजाने के बाद नहीं, सैकड़ों लोगों की आंखों में देखने और अंततः देखे जाने के बाद नहीं। वह अपनी संकरी बिस्तर के किनारे पर बैठा था, मंद रोशनी में अपने हाथों को देख रहा था। इन हाथों ने उस रात जादू रचा था। उन्होंने कुछ ऐसा पुनर्जीवित किया था जिसे वह मरा हुआ और दफन मानता था। धीरे धीरे कदमों से वह अपने कमरे के कोने में स्थित छोटी अलमारी की ओर चला। धूल भरी बक्सों और पुराने कपड़ों के पीछे से, जो वह अब नहीं पहनता था, उसने एक सूटकेस निकाला जिसे उसने सालों में नहीं खोला था। उसके हाथ जंग लगे तालों को खोलते हुए कांप रहे थे। जब वह अंततः खुला तो अतीत एक तूफान की ताकत के साथ उस पर टूट पड़ा। तस्वीरें, सैकड़ों, एक पूरा जीवन चमकदार कागज पर कैद था जो अब समय के साथ थोड़ा पीला पड़ गया था। पहली तस्वीर में एक युवा, जीवन और आशा से भरा हुआ, एक भव्य पियानो के बगल में खड़ा था। एक ट्रॉफी पकड़े हुए था जो मंच की रोशनी में चमक रही थी। उसकी आंखों में सपने चमक रहे थे। रोहन उस व्यक्ति को मुश्किल से पहचान पाया। वह किसी और दुनिया, किसी और जीवन का लग रहा था। उसने तस्वीरों के बीच खोज जारी रखी। हर एक उसके दिल में एक खंजर की तरह चुभ रही थी, जब तक कि उसे वह नहीं मिली जिसे वह जानता था कि वहां थी। एक साधारण लेकिन दीप्तिमान सुंदरता वाली महिला तस्वीर में उसे गले लगा रही थी। अनन्या, उसकी पत्नी। उसकी भूरी आंखें शुद्ध प्रेम से चमक रही थीं। उसकी मुस्कान इतनी सच्ची थी कि रोहन को अपने दिल में दर्दनाक संपीड़न महसूस हुआ। अनन्या, उसने खाली हवा में फुसफुसाया। उसकी आवाज टूट गई। हे भगवान, अनन्या, मैंने क्या किया? आंसू बहने लगे, तस्वीर को दाग रहे थे। उसने जल्दी से उसे अपनी शर्ट से पोंछ लिया, उसे नुकसान पहुंचाने के डर से। फिर उसे अगली तस्वीर मिली और हवा पूरी तरह से उसके फेफड़ों से निकल गई। एक छोटी सी बच्ची, 5 साल से ज्यादा की नहीं, उसकी गोद में बैठी थी। उसके छोटे हाथ पियानो की कुंजियों पर रखे थे, जबकि वह पूरी श्रद्धा के साथ ऊपर देख रही थी। परी, उसकी छोटी परी। परी, उसकी बेटी, उसकी रोशनी। छोटी रोशनी, उपनाम एक सिसकी की तरह निकला। मेरी छोटी रोशनी, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। वह दर्द जिसे उसने सालों से दबाए रखा था, एक टूटे हुए बांध की तरह फट पड़ा। रोहन अपने ऊपर झुक गया, तस्वीरों को अपने सीने से लगा लिया। ऐसी तीव्रता के साथ सिसक रहा था जिससे वह डर गया था। यादें बेरहमी से आईं, उसे डुबो रही थीं, उसे डुबो रही थीं। वह एक तूफानी रात थी। उसने अभी अभी दूसरे शहर में एक सफल संगीत समारोह समाप्त किया था। थका हुआ था लेकिन उत्साहित था। अनन्या ने उसे फोन किया था। उसकी आवाज गर्व और भावना से भरी थी। हमने लाइव प्रसारण देखा, तुम अविश्वसनीय थे मेरे प्यार। परी कहती रहती है कि उसका पापा दुनिया का सबसे अच्छा पियानो वादक है। उसे बताओ कि उसका पापा उसे बहुत याद करता है। रोहन ने जवाब दिया था। उसका दिल प्यार से भरा हुआ था। मैं कल सुबह जल्दी पहुंचूंगा, घर पर ही रहना। मौसम बहुत खराब है। घर पर रहना? अनन्या हंसी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें हवाई अड्डे पर लेने आ रहे हैं। परी ने तुम्हारे लिए एक चित्र पहले ही तैयार कर लिया है।
अनन्या गंभीरता से, बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं टैक्सी ले सकता हूं। बकवास, हम तुम्हारा परिवार हैं। हम सबसे पहले तुम्हें गले लगाना चाहते हैं और तुम्हारी सफलता का जश्न मनाना चाहते हैं। हम निकल रहे हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, रोहन ने कहा था, बिना यह जाने कि ये आखिरी शब्द होंगे जो वह अपनी पत्नी से कहेगा। रोहन अपने बिस्तर पर आगे पीछे घूमता रहा। तस्वीरें अभी भी उसके सीने से चिपकी हुई थीं। उस भयानक रात के हर सेकंड को फिर से जी रहा था। तूफान के कारण उड़ान में देरी हुई थी। जब उसने अंततः अपना फोन चालू किया तो उसके पास 17 मिस्ड कॉल थे, सभी अज्ञात नंबरों से। उसका पेट पूर्वाभास से सिकुड़ गया था। श्री शर्मा। आवाज पेशेवर थी, लेकिन कोमल थी, बहुत कोमल। सेंट्रल अस्पताल से बोल रहा हूं, आपको तुरंत आना होगा। आपका परिवार एक दुर्घटना में शामिल हुआ है। उस पल दुनिया रुक गई थी। रोहन को दौड़ना, चिल्लाना, टैक्सियों से तेजी से ले जाने की गुहार लगाना याद था। उसे पागल की तरह अस्पताल में प्रवेश करना याद था, उन जवाबों की तलाश करना जो कोई नहीं देना चाहता था। हमें बहुत अफसोस है, डॉक्टर ने कहा था। उसके शब्दों को सावधानी से मापा गया था। आपकी बेटी सदमे से नहीं बच पाई, वह घटनास्थल पर ही मर गई। आपकी पत्नी की आपातकालीन सर्जरी चल रही है। लेकिन रोहन सर्जरी कक्ष की ओर भागा था, दरवाजे पीटता हुआ, चिल्लाता हुआ, जब तक कि अंततः उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। अनन्या मशीनों से जुड़ी हुई थी। उसका चेहरा मौत की तरह पीला था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीवन था। जब उसने उसे देखा तो उसने मुस्कुराने की कोशिश की। रोहन, उसकी आवाज लगभग एक फुसफुसाहट थी। परी, हमारी परी, बात मत करो। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा था। आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। तुम ठीक हो जाओगी, हम दोनों ठीक हो जाएंगे। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया था। उसकी आंखें वह कह रही थीं जो उसके होंठ नहीं कह सकते थे। वह जानती थी कि वह मर रही है। वादा करो, उसने फुसफुसाया था। हर शब्द एक विशाल प्रयास था। मुझसे वादा करो कि तुम बजाते रहोगे, कि तुम हम दोनों के लिए जियोगे। नहीं नहीं नहीं, रोहन सिसक रहा था। मुझे मत छोड़ो, कृपया अनन्या, मुझे मत छोड़ो। लेकिन वह अब उसे नहीं सुन सकती थी। उसकी आंखें धीरे से बंद हो गईं। उसका हाथ उसके हाथ में ढीला पड़ गया और मशीन ने वह भयानक, लगातार आवाजें निकालना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कि सब खत्म हो गया था। रोहन अपने छोटे कमरे में चिल्लाया। आवाज तस्वीरों के खिलाफ दब गई। वह ऐसे रोया जैसे अंतिम संस्कार की रात से नहीं रोया था। वह अनन्या के लिए रोया, परी के लिए रोया, उन सभी सालों के लिए जो उन्हें साथ बिताने चाहिए थे, उन सभी पलों के लिए जो उनसे छीन लिए गए थे। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जीऊंगा, उसने सिसकियों के बीच कहा, लेकिन मैं बस अस्तित्व में रहा हूं। मैं एक भूत रहा हूं। अनन्या, एक कायर जिसके पास वास्तव में जीने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे बिना जीना बहुत दर्दनाक है। फोन बज उठा। उसे छौंका दिया। आधी रात बीत चुकी थी। उसने लगभग जवाब नहीं दिया, लेकिन किसी चीज ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। श्री शर्मा, एक महिला की आवाज, पेशेवर और कुशल। मैं नेहा वर्मा हूं, श्रीमती कपूर की निजी सहायक। रोहन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, अपनी आवाज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं श्रीमती के पेंट हाउस में आपके जाने के विवरण का समन्वय करने के लिए बुला रही हूं। वह चाहती हैं कि यह सब कल सुबह तक हो जाए। कल? रोहन ने अपने छोटे अपार्टमेंट के चारों ओर देखा। एकमात्र शरण, जिसे वह सालों से जानता था। क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? श्रीमती कपूर परिस्थितियों को दक्षता के साथ संभालना पसंद करती हैं, नेहा ने ऐसे लहजे में जवाब दिया जो बहस की अनुमति नहीं देता था। एक कार आपको सुबह 9 बजे पिक करेगी। कृपया केवल आवश्यक सामान लाएं। आवश्यक सामान। रोहन ने अपने बिस्तर पर बिखरी हुई तस्वीरों को देखा। क्या आवश्यक था, जब तुमने अपना सब कुछ खो दिया हो जिसे तुम प्यार करते थे? समझ गया, उसने अंततः जवाब दिया। उत्कृष्ट। एक और बात, श्री शर्मा, नागरिक विवाह 2 दिनों में होगा। केवल आवश्यक गवाह मौजूद होंगे। उसके बाद मीडिया के लिए एक फोटो सत्र होगा। फोटो सत्र? यह विचार उसे बेतुका लगा। श्रीमती कपूर एक प्रमुख सार्वजनिक हस्ती हैं। उन्हें इस स्थिति की कहानी को नियंत्रित करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे। रोहन पूरी तरह से समझ गया। प्रिया के लिए यह अभी भी एक कॉर्पोरेट समस्या थी जिसे सर्जिकल सटीकता के साथ संभाला जाना था। एक असली शादी नहीं, एक मानवीय संबंध नहीं, केवल नुकसान नियंत्रण। कुछ और? उसने कॉल समाप्त करना चाहते हुए पूछा। नहीं श्रीमान, शुभ रात्रि। जब उसने फोन रखा तो रोहन ने लंबे समय तक अपने फोन को देखा। 2 दिनों में वह एक ऐसी महिला से शादी करेगा जो उसे तुच्छ मानती थी। एक ऐसी महिला
जिसे उसने इस समझौते के लिए मजबूर किया था। एक ऐसी महिला जो शायद अपने शरीर के हर रेशे से उससे नफरत करती थी। वह क्या कर रहा था? उसने सावधानी से तस्वीरों को इकट्ठा किया और उन्हें सूटकेस में वापस रख दिया, केवल एक को बाहर छोड़ दिया। अनन्या और परी की एक साथ तस्वीर, कैमरे पर मुस्कुराते हुए, खुश और मासूम, यह जाने बिना कि उनके पास जीवन के कुछ ही दिन बचे थे। मुझे नहीं पता कि यह सही है या नहीं, उसने तस्वीरों से कहा। मुझे नहीं पता कि तुम यही चाहती थी अनन्या, लेकिन मुझे कुछ महसूस करने की जरूरत थी। मुझे यह साबित करने की जरूरत थी कि मैं अभी भी मौजूद हूं, कि मैं अभी भी मायने रखता हूं। तस्वीर में मुस्कुराते चेहरों ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे शाश्वत और शांत प्यार से देख रहे थे। उस रात न तो रोहन और न ही प्रिया सोए। दोनों अपनी अपनी जगहों पर जागे हुए थे। जो कुछ हुआ था उसे संसाधित कर रहे थे। आगे क्या होगा इस बात से भयभीत थे। प्रिया वैवाहिक अनुबंध को देख रही थी जिसे राजीव ने उसे भेजा था। शर्तें, नियम, निकास खंड, सब कुछ इतना नैदानिक, वास्तविक भावना से इतना रहित जैसा कि होना चाहिए। तो फिर उसे इतना खाली क्यों महसूस हो रहा था? रोहन तस्वीरें रख रहा था, अपनी जिंदगी 2 छोटे सूटकेस में पैक कर रहा था। उसके पास दुनिया में जो कुछ भी था वह 2 बैगों में समा सकता था, जबकि प्रिया के पास 2 मंजिला पेंट हाउस था जो उन चीजों से भरा था जिन्हें वह शायद कभी इस्तेमाल नहीं करती थी। यह विडंबना उससे नहीं छूटी। जब अंततः सुबह हुई तो दोनों ने अपनी खिड़कियों से उसे देखा। प्रिया अपनी कांच की मीनार से नीचे देखती हुई, रोहन अपने मामूली अपार्टमेंट से ऊपर देखता हुआ। 24 घंटे से भी कम समय में उनके दुनिया ऐसे तरीकों से टकराएंगे जिनकी किसी ने भी भविष्यवाणी नहीं की थी। रहस्य उजागर होंगे, घाव खुलेंगे और दोनों को यह तय करना होगा कि क्या यह जबरन शादी उनका विनाश होगी या उनकी मुक्ति। सूरज शहर पर उगा, उसके प्रकाश के नीचे हो रहे मानवीय नाटक से उदासीन था। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था और उनमें से कोई भी आगे क्या होगा इसके लिए तैयार नहीं था। काली कार ठीक सुबह 9 बजे पहुंची। चालक, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसका चेहरा तटस्थ था, ने रोहन को उसके 2 छोटे सूटकेस के साथ मदद की। उसने यह नहीं पूछा कि किसी के पास इतना कम सामान क्यों था। अमीर लोग विवेक के लिए भुगतान करते थे, बातचीत के लिए नहीं। विशेष जिले की ओर यात्रा के दौरान रोहन खिड़की से बाहर देखता रहा कि कैसे उसकी दुनिया दूर हो रही थी और एक पूरी तरह से नई दुनिया पास आ रही थी। मामूली इमारतें कांच के टावरों में बदल गईं, शोरगुल वाली सड़कें बेदाग बुलेवार्ड में बदल गईं। यह 2 ब्रह्मांडों के बीच एक अदृश्य सीमा पार करने जैसा था जो कभी नहीं छूने चाहिए थे। जब लिफ्ट सीधे प्रिया के पेंट हाउस में खुली तो रोहन को लगा कि वह एक संग्रहालय में नहीं बल्कि एक घर में प्रवेश कर रहा है। सब कुछ पूरी तरह से सफेद, काला या ग्रे था। दीवारों पर एक भी तस्वीर नहीं, जीवन लाने वाला एक भी पौधा नहीं, एक भी चीज अपनी जगह से बाहर नहीं। तुम आ गए, प्रिया की आवाज ने उसे चौंका दिया। वह रसोई से आती हुई दिखाई दी। सुरुचिपूर्ण स्पोर्ट्सवियर में आकस्मिक रूप से कपड़े पहने हुए थी, लेकिन बिना मेकअप के। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे ने बता दिया कि वह भी नहीं सोई थी। तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पर है, उसने व्यावसायिक लहजे में कहा, उसकी नजर से बचते हुए। नेहा तुम्हें सब कुछ दिखाएगी। मेरी सुबह भर आभासी बैठकें हैं। प्रिया, रुको। रोहन ने अपने सूटकेस नीचे रखे। हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है। बात करने के लिए कुछ नहीं है, उसने उसे तेजी से रोका। हमारा एक समझौता है, 1 महीना, उसके बाद हर कोई अपने रास्ते चला जाएगा। इस बीच हम सार्वजनिक रूप से दिखावा करते रहेंगे और निजी तौर पर एक दूसरे को अनदेखा करेंगे। एक दूसरे को अनदेखा करें। रोहन ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। क्या यह महीना एक दूसरे को जानने के लिए नहीं था? यह तुम्हारा विचार था, मेरा नहीं। प्रिया ने अंततः सीधे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ठंडक से ज्यादा कुछ दिख रहा था, उनमें डर दिख रहा था। मैं बस अपने हिस्से का सौदा निभा रही हूं। यह उम्मीद मत करो कि मैं दिखावा करूंगी कि यह इससे ज्यादा कुछ है। इससे पहले कि रोहन जवाब दे पाता, इंटरकॉम की आवाज ने बाधित किया। प्रिया ने दीवार पर एक बटन दबाया। हाँ, श्रीमती कपूर, द्वारपाल की आवाज असामान्य रूप से घबराई हुई लग रही थी। आपकी एक मेहमान है, वह कहती हैं कि यह जरूरी है। यह आरती कपूर हैं। प्रिया के चेहरे से रंग पूरी तरह से उतर गया। उसके हाथ स्पष्ट रूप से कांपने लगे। आरती कौन है? रोहन उसकी प्रतिक्रिया से चिंतित होकर पूछा। मेरी बहन, प्रिया ने फुसफुसाया जैसे शब्द उसके गले को जला रहे हों। हमने सालों से बात नहीं की है। मैं क्या करूं मैडम? द्वारपाल ने इंटरकॉम पर पूछा। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
गहरी सांस ली। उसे ऊपर आने दो। अगले कुछ मिनट तनावपूर्ण थे। प्रिया इधर उधर घूम रही थी, स्पष्ट रूप से उत्तेजित थी। रोहन ने उसे कभी ऐसा नहीं देखा था, इतना बेकाबू, इतना मानवीय। जब लिफ्ट खुली तो प्रिया की उम्र की लगभग एक महिला अंदर आई। समानता निर्विवाद थी, लेकिन जहां प्रिया ने एक संयमित ठंडक का विकिरण किया, वहीं इस महिला की आंखों में गर्मजोशी थी। उसने सादगी से कपड़े पहने थे, बिना दिखावटी ब्रांडों या महंगे गहनों के। नमस्ते प्रिया, आरती ने पहले बात की। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। तुम यहां क्या कर रही हो? प्रिया ने उसका अभिवादन किए बिना पूछा। मैंने खबरें देखीं, पूरे देश ने खबरें देखीं। मेरी बहन एक अजनबी से शादी कर रही है, उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के बाद। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं नहीं आऊंगी? आपका यहां स्वागत नहीं है, प्रिया ने तीखी आवाज में कहा। नहीं, तुमने जो किया उसके बाद। मैंने क्या किया? आरती कड़वाहट से हंसी। प्रिया, सालों हो गए हैं, तुम मुझे कब तक दोष देती रहोगी? कभी नहीं। प्रिया भड़क उठी। उसकी गंभीरता अंततः टूट गई। तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से। पापा, वह अचानक रुक गई, यह महसूस करते हुए कि रोहन सब कुछ सुन रहा था। आंसू अब उसके चेहरे पर स्वतंत्र रूप से बह रहे थे। आरती रोहन की ओर मुड़ी, उसे एक भेदी नजर से देखते हुए। तुम रूहान शर्मा, पियानो वादक जरूर हो? हाँ, रोहन ने पारिवारिक गतिशीलता में पूरी तरह से खोया हुआ जवाब दिया। क्या तुम जानते हो मेरी बहन ऐसी क्यों है? आरती ने पूछा। उसने अपने दिल के चारों ओर इतनी ऊंची दीवारें क्यों बनाई? आरती, हिम्मत मत करना, प्रिया ने कांपती आवाज में चेतावनी दी, लेकिन आरती उसे अनदेखा करती रही। हमारा परिवार पहले अलग था। हमारे पिता की एक छोटी लेकिन सफल कंपनी थी। हम खुश थे, सामान्य थे। फिर मैंने एक गलती की। एक गलती, प्रिया ने शब्दों को थूकते हुए कहा। करोड़ों पारिवारिक कंपनी से चोरी करने को गलती कहते हो? रोहन ने आश्चर्य से आंखें खोलीं। आरती ने स्पष्ट रूप से शर्मिंदा होकर नीचे देखा। मैंने चोरी नहीं की, उसने धीरे से कहा। मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। मेरा पति उस समय खातों में हेरफेर करता था, हस्ताक्षर जाली बनाता था। जब तक मुझे एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। और तुमने कुछ नहीं कहा, प्रिया चिल्लाई। तुमने पापा को यह सोचने दिया कि तुम थी। तुमने घोटाले को बर्बाद करने दिया क्योंकि वह मेरा पति था। आरती ने टूटी हुई आवाज में जवाब दिया। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं दोषी ठहराकर परिवार के बचे हुए हिस्से को बचा सकती हूं। मैंने सोचा था कि पापा अंततः समझ जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। नहीं, प्रिया ने फुसफुसाया। घोटाले ने उसे खत्म कर दिया। तनाव, शर्म, अपनी कंपनी खोना, यह सब उसे मार डाला। उसके बाद का सन्नाटा विनाशकारी था। रोहन को लगा कि वह ऐसे गहरे घावों का गवाह बन रहा है जिन्हें समय भी ठीक नहीं कर पाया था। इसीलिए तुम ऐसी हो गई, आरती ने धीरे से कहा। तुमने कपूर नाम को फिर से बनाने के लिए पागलों की तरह काम किया, यह साबित करने के लिए कि हमारे परिवार का अभी भी कुछ मूल्य है। और इस प्रक्रिया में तुम इंसान बनना भूल गईं। और तुम इंसान होने के बारे में क्या जानती हो? प्रिया ने जवाब दिया। तुम चली गईं। तुम सालों तक गायब रहीं जबकि मैं अकेले सब कुछ संभाल रही थी। मैं चली गई क्योंकि तुमने मुझे निकाल दिया था। आरती ने सुधार किया। तुमने कहा था कि तुम मुझे फिर कभी देखना नहीं चाहती, कि मैं तुम्हारे लिए मर चुकी थी। प्रिया अपनी बहन का सामना करने में असमर्थ होकर मुड़ी। तुम अब इतने समय बाद क्यों आई हो? क्योंकि मैंने उस वीडियो में तुम्हारा चेहरा देखा। आरती उसके पास आई। मैंने देखा कि उस आदमी ने पियानो कैसे बजाया और तुमने उसे कैसे देखा। और सालों में पहली बार मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ देखा। डर, हाँ, लेकिन यह भी। प्रिया ने गुस्से से आंसू पोंछे। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे पता है कि तुम 2 दिनों में एक अजनबी से शादी कर रही हो। आरती ने इशारा किया। मुझे पता है कि उस गाला में कुछ ऐसा हुआ जिसने तुम्हें इतना झकझोर दिया कि तुमने पूरी तरह से पागलपन भरी चीज स्वीकार कर ली। और मुझे पता है कि वह बहन जिसे मैं जानती थी, जिसने कभी सच्चे प्यार और परिवार का सपना देखा था, वह अभी भी कहीं ना कहीं अंदर है। रोहन ने कसे हुए दिल से आदान प्रदान देखा। प्रिया, वह ठंडी और गणनात्मक महिला जिसने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था, वास्तव में कोई गहरी चोट खाई हुई थी। कोई जिसने उतना ही खोया था जितना उसने। आरती, कृपया जाओ, प्रिया ने थकी हुई आवाज में कहा। मैं अभी यह नहीं कर सकती। ठीक है, आरती ने सिर हिलाया। लेकिन जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है जो मुझे सालों पहले कहना चाहिए था। मुझे अफसोस है। मुझे गलत व्यक्ति पर भरोसा करने का अफसोस है। मुझे मजबूत न होने का अफसोस है। मुझे अफसोस है कि पापा यह सोचते हुए मर गए कि मैंने उन्हें धोखा दिया। और मुझे अफसोस है कि हमने बहनें होने के ये सभी साल खो दिए। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन फिर उसने
प्रवेश द्वार पर रोहन के सूटकेस देखे। एक थोड़ा खुला हुआ था। एक तस्वीर का किनारा दिखाई दे रहा था। बिना पूछे आरती उसके पास गई और तस्वीर निकाल ली। वह अनन्या और परी की तस्वीर थी। ये कौन है? उसने धीरे से पूछा। रोहन को लगा जैसे उसे सीने में चोट लगी हो। मेरा परिवार, वे सालों पहले मर गए। आरती ने असामान्य ध्यान से तस्वीर का अध्ययन किया। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। तुम्हारी पत्नी का नाम क्या था? अनन्या। रोहन ने प्रतिक्रिया से भ्रमित होकर जवाब दिया। अनन्या त्यागी। तस्वीर आरती के हाथों से गिर गई। प्रिया अलार्म में तेजी से मुड़ी। क्या हुआ? उसने पूछा। आरती ने आंसू और दहशत से भरी आंखों से उसे देखा। प्रिया, तुम्हें दुर्घटना याद है? वह जिसने तुम्हारे जिस पति के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, उसे कारण बना? उसका इससे क्या लेना देना है? प्रिया ने शुरू किया, लेकिन फिर वह समझ गई। उसका चेहरा दहशत के मुखौटे में बदल गया। नहीं, उसने फुसफुसाया। मेरा पूर्व पति नशे में गाड़ी चला रहा था उस रात, आरती ने कांपती आवाज में कहा। उसने राजमार्ग पर लेन पार कर ली। टकराव तुरंत हुआ। वह सदमे से मर गया। मुझे कभी नहीं पता चला कि दूसरे वाहन के शिकार कौन थे। वकीलों ने सब कुछ संभाला। मैं टूट गई थी, सदमे में थी। लेकिन अब रोहन को लगा कि दुनिया खतरनाक रूप से झुक रही है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी पत्नी और बेटी को मारने वाली दुर्घटना? आरती मुश्किल से बोल पा रही थी। मेरे पति ने की थी। उस आदमी ने जिस पर मैंने भरोसा किया था, उस आदमी ने जिसका दोष मैंने लिया था। चुप्पी जो पेंट हाउस पर छाई, वह इतनी गहरी थी कि वह कुचल रही थी। 3 लोग, 3 अजनबी, एक त्रासदी से जुड़े हुए थे जिसे अब तक किसी ने पूरी तरह से नहीं समझा था। रोहन सोफे पर गिर गया। जानकारी को संसाधित करने में असमर्थ था। वह आदमी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने अनन्या और परी को मार डाला, वह प्रिया से जुड़ा था, उस महिला से जिससे वह शादी करने वाला था। मैं नहीं जानती थी। आरती सिसक रही थी। रोहन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे नहीं पता था कि अगर मुझे पता होता कि शिकार थे, कि एक परिवार बर्बाद हो गया था। लेकिन तुम जानती थी, रोहन ने खोखली आवाज में कहा। तुम जानती थी कि तुम्हारा पति नशे में गाड़ी चला रहा था। तुम जानती थी कि वह किसी से टकराया था। तुम्हें बस यह जानने की परवाह नहीं थी कि वे कौन थे। यह सच नहीं है, आरती चिल्लाई। मुझे परवाह थी, लेकिन मैं टूट गई थी। मेरी पूरी जिंदगी उस रात बिखर गई थी। मैंने अपनी शादी, अपना परिवार, अपने पिता को खो दिया। और मैंने क्या खोया? रोहन उठा। उसकी आवाज दबी हुई भावना से कांप रही थी। मैंने अपनी पत्नी खो दी। मैंने अपनी 5 साल की बेटी खो दी। परी 5 साल की थी और वह मर गई क्योंकि तुम्हारे पति ने पीने और गाड़ी चलाने का फैसला किया। प्रिया अवाक खड़ी थी, बारी बारी से अपनी बहन और रोहन को देख रही थी। पहेली के टुकड़े भयानक तरीकों से एक साथ फिट हो रहे थे। इसीलिए तुमने संगीत छोड़ दिया, उसने फुसफुसाया। इसीलिए तुम गायब हो गए। इसीलिए मैं अदृश्य हो गया, रोहन ने पूरा किया। क्योंकि उस दर्द के साथ जीना असंभव था। हर दिन जब मैं उठता था, वह उनके लिए एक विश्वासघात था। मैं कैसे सांस लेने की हिम्मत करता जब वे नहीं कर सकते थे? आरती उसके पास कांपते हाथों से आई। रोहन, कृपया। कोई शब्द नहीं है यह व्यक्त करने के लिए कि मुझे कितना अफसोस है। मैं इतने सालों से अपने पति ने जो किया उसके लिए दोषी महसूस करती रही हूं, लेकिन मुझे कभी नहीं पता चला। मैंने कभी कल्पना नहीं की। जाओ, रोहन ने ठंडी, नियंत्रित आवाज में कहा। जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कहूं जिसे मैं वापस नहीं ले सकता। रोहन, जाओ, वह अंततः अपनी गंभीरता खोते हुए चिल्लाया। आरती पीछे हट गई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने लिफ्ट में घुसने से पहले प्रिया को आखिरी बार देखा। दरवाजे बंद हो गए, उसे गायब होने दिया। जो सन्नाटा रह गया वह असहनीय था। प्रिया और रोहन एक दूसरे को कमरे के विपरीत छोर से देख रहे थे। एक नव खोजा हुआ खाई उन्हें अलग कर रही थी। मैं नहीं जानती थी, प्रिया अंततः बोली। रोहन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे नहीं पता था कि जिस दुर्घटना ने मेरे परिवार को बर्बाद किया, उसने तुम्हारे परिवार को भी बर्बाद कर दिया। क्या यह मायने रखता है? रोहन ने कड़वाहट से पूछा। क्या कुछ बदलता है? सब कुछ बदलता है। प्रिया धीरे धीरे उसके पास आई। यह बदलता है कि मैं भी उस दुर्घटना के दोष को झेल रही हूं, क्योंकि यह मेरी बहन थी जिसने उस आदमी पर भरोसा किया था। क्योंकि यह मेरे परिवार का घोटाला था जिसने उसे उस रात तक स्वतंत्र रहने दिया। अगर मैंने अलग तरह से काम किया होता, अगर मैंने शिकायत की होती। नहीं, रोहन ने उसे रोका। तुम उस दोष को नहीं झेल सकती। मैंने सालों तक ऐसा किया। उस रात मैंने जो हर फैसला लिया उसके लिए खुद को दोषी ठहराया। उस संगीत समारोह को स्वीकार करने के लिए, उन्हें घर पर रहने के लिए और जोर न देने के लिए। लेकिन सच यह है कि एकमात्र अपराधी
वह आदमी था जिसने पीने और गाड़ी चलाने का फैसला किया, लेकिन मेरे परिवार ने उसे बचाया। प्रिया ने फुसफुसाया। आरती ने दोष लिया। हमने घोटाले को मीडिया से दूर रखा। हमने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पूरी सच्चाई न जाने। तुम मुझे यह क्यों बता रही हो? रोहन ने पूछा। क्योंकि तुम पूरी सच्चाई जानने के हकदार हो। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे। क्योंकि अब मुझे समझ में आता है कि तुमने मुझे गाला में उस तरह से क्यों देखा। वह केवल बदला नहीं था, वह दर्द को पहचानता दर्द था। दो टूटे हुए लोग सबसे खराब समय में टकरा रहे थे। रोहन भावनात्मक और शारीरिक रूप से थका हुआ फिर से बैठ गया। अब हम क्या करते हैं? मुझे नहीं पता, प्रिया ने स्वीकार किया, उसके बगल में बैठकर, लेकिन दूरी बनाए रखी। अनुबंध कहता है कि हम 2 दिनों में शादी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या? रोहन ने उसे देखा। हम सब कुछ रद्द कर देते हैं। हम दिखावा करते हैं कि यह भयानक संबंध मौजूद नहीं है। संबंध? प्रिया ने भ्रमित होकर उसे देखा। हम अपने जीवन की सबसे खराब त्रासदी से जुड़े हुए हैं, रोहन ने समझाया। आपका परिवार और मेरा परिवार एक ही आदमी द्वारा एक ही समय में बर्बाद हो गए। क्या आपको क्रूर विडंबना नहीं दिखती? हम सतही कारणों से एक दूसरे से नफरत करते हैं, जबकि हम इतने गहरे दर्द को साझा करते हैं। प्रिया उसकी बातों को संसाधित करते हुए चुप रही। अंततः वह बोली, क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो? यह सब जानने के बाद रोहन ने लंबे समय तक सोचा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, पहले से ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो असंभव दोष झेल रहा है। क्योंकि मुझे समझ में आता है कि तुमने ये दीवारें क्यों बनाई, और क्योंकि शायद, बस शायद, एक ही त्रासदी से टूटे हुए 2 लोग एक दूसरे को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। प्रिया ने आश्चर्य से उसे देखा। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद, इस भयानक संबंध को खोजने के बाद, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हम एक दूसरे को बचा सकते हैं? मुझे नहीं पता, रोहन ने ईमानदारी से स्वीकार किया। लेकिन क्या कोशिश करना उचित नहीं है? प्रिया ने अपने आंसुओं के बीच पहली बार सच्ची मुस्कान दी। तुम एक अजीब आदमी हो, रोहन शर्मा, और तुम एक जटिल महिला हो, प्रिया कपूर। दोनों धीरे से हंसे। आवाज अजीब लेकिन भावनात्मक अराजकता के बीच आरामदायक थी। 2 दिन बाद वे शादी कर रहे थे, लेकिन अब शादी का मतलब पूरी तरह से अलग था। यह केवल 1 महीने की सुविधा या सबक नहीं था। यह अंधेरे में मिल रही 2 टूटी हुई आत्माएं थीं। यह उम्मीद कर रही थीं कि वे एक साथ भले ही थोड़ी सी रोशनी पा सकें। उनके विवाह का दिन ग्रे और बादलों वाला था, मानो आसमान ही प्रोटैगोनिस्टास की भावनात्मक स्थिति को दर्शा रहा हो। रोहन अपनी नई कोठी में जागा, अभी भी अपने चारों ओर की विलासिता से विचलित था। चादरें किसी भी चीज से ज्यादा नरम थीं जिन्हें उसने छुआ था। खिड़की से दिख रहा नजारा पूरे शहर को उसके पैरों तले एक गलीचे की तरह फैला रहा था, लेकिन यह सब मायने नहीं रखता था। कुछ घंटों में वह उस महिला से शादी करेगा जिसका परिवार अनन्या और परी की मौत से जुड़ा था। वह उठा और रात की मेज पर चला गया, जहां उसने अपने परिवार की तस्वीर रखी थी। वे इस बारे में क्या सोचेंगे? उसने मुस्कुराती हुई तस्वीरों से फुसफुसाया। क्या वे मुझसे नफरत करेंगे कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसका उनकी मौत से संबंध था, या वे समझेंगे हमेशा की तरह? तस्वीरों ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार रोहन ने कुछ अलग महसूस किया। केवल दर्द नहीं, शांति की एक अजीब भावना भी थी। जैसे अंततः सालों के आत्मदंड के बाद वह खुद को आगे बढ़ने की संभावना दे रहा था। पेंट हाउस के दूसरी ओर प्रिया भी जागी हुई थी। वह पूरी रात नहीं सोई थी। वह अपने आप को आईने में देख रही थी, अपने ही चेहरे का अध्ययन ऐसे कर रही थी जैसे वह किसी अजनबी का हो। तुम वास्तव में कौन हो? उसने जोर से पूछा। वह बेरहम व्यवसायी जिसे हर कोई जानता है, वह बहन जिसने अपने परिवार को बाहर निकाल दिया, या कोई ऐसा जो बस महसूस करने से बहुत डरता है? दरवाजे पर एक धीमी दस्तक ने उसे विचारों से बाहर निकाला। प्रिया, यह रोहन की आवाज थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने एक पल के लिए हिचकिचाई, इससे पहले कि वह जवाब देती। अंदर आओ। रोहन अभी भी कैजुअल कपड़ों में अंदर आया। वह उतना ही खोया हुआ लग रहा था जितना वह खुद महसूस कर रही थी। मैं सो नहीं पाया, उसने स्वीकार किया। मैं भी नहीं, प्रिया ने स्वीकार किया। मैं अभी भी आरती ने जो कहा, जो कुछ भी सामने आया, उसके बारे में सोच रही हूं। मैं भी। रोहन बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। क्या तुमने उसके जाने के बाद उससे बात की है? प्रिया ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। सालों हो गए हैं, इतना दर्द, इतनी नाराजगी, और अब यह। अब हम जानते हैं कि दोनों परिवार एक ही व्यक्ति द्वारा बर्बाद किए गए थे। रोहन ने पूरा किया कि तुम्हारी बहन ने उतना ही खोया जितना मैंने खोया।
कि तुमने ऐसा दोष झेला जो तुम्हारा नहीं था। मैं उसे अभी भी माफ नहीं कर सकती, प्रिया ने फुसफुसाया। मुझे पता है कि यह क्रूर लगता है, लेकिन जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मुझे पापा का दिल का दौरा पड़ने से मरना याद आता है, जो तनाव के कारण हुआ था। मुझे याद आता है कि कैसे सब कुछ बिखर गया। क्षमा तुरंत नहीं मिलती, रोहन ने धीरे से कहा। मेरा विश्वास करो, मैं जानता हूं, मैंने सालों तक खुद को माफ करने में असमर्थ रहा हूं। प्रिया ने सीधे उसकी ओर देखा। और अब क्या तुम खुद को माफ कर सकते हो? मैं सीख रहा हूं, रोहन ने ईमानदारी से जवाब दिया। तुम्हें जानना, कितना भी अजीब लगे, मुझे सिखा रहा है कि दर्द मुझे हमेशा के लिए परिभाषित नहीं करना चाहिए। वे चुपचाप बैठे रहे। दो लोग कुछ ऐसा समझने की कगार पर थे जिसे कोई भी अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। 3 घंटे में हमारी शादी है, प्रिया ने अंततः कहा। बिना प्यार, बिना परिवार, बिना कुछ भी जो इसे वास्तविक बनाता है। और अगर हम इसे वास्तविक बनाते हैं तो? रोहन ने अचानक पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि दिखावा करने के बजाय, कैमरों के लिए अभिनय करने के बजाय, अगर हम सच्ची कस्में खाते हैं तो कैसा रहेगा? शाश्वत प्यार की कस्में नहीं, क्योंकि वह झूठ होगा, लेकिन ईमानदारी की कस्में, एक दूसरे को एक वास्तविक मौका देने की। प्रिया ने लंबे समय तक इस पर विचार किया। ठीक क्या कस्में? कमजोर होने की, रोहन ने प्रस्तावित किया। मुखौटे के पीछे न छिपने की, एक दूसरे को ठीक करने में मदद करने की। भले ही दर्द हो, वह डरावना लगता है, प्रिया ने स्वीकार किया। यह है, रोहन ने सिर हिलाया। लेकिन वैसे ही रहना भी डरावना है जैसे हम हैं। कम से कम यह एक उद्देश्य के साथ डरावना है। प्रिया ने अपना हाथ बढ़ाया। तो यह एक सौदा है। सच्ची कसमें, वास्तविक कमजोरी। 1 महीना यह देखने के लिए कि क्या 2 टूटे हुए लोग कुछ पूरा कर सकते हैं। रोहन ने उसका हाथ मिलाया। इस बार संपर्क थोड़ा ज्यादा देर तक चला। उनके बीच कुछ बदल रहा था, कुछ सूक्ष्म लेकिन निर्विवाद। नागरिक पंजीकरण कार्यालय ठंडा और अव्यक्तिगत था, बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रिया चाहती थी। केवल राजीव, वकील और नेहा सहायक आधिकारिक गवाह के रूप में मौजूद थे। विशाल ने माफी भेजी थी, यह कहते हुए कि वह इस दिखावे का समर्थन नहीं कर सकता। सरकारी अधिकारी ने अपनी एकरस आवाज में मानक कस्में पढ़ी, स्पष्ट रूप से ऊबा हुआ था। उसने उस सप्ताह दर्जनों विवाहों को संसाधित किया था। यह सिर्फ एक और था। प्रिया कपूर, क्या आप रूहान शर्मा को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? प्रिया ने रोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में उसे दर्द, आशा, डर और दृढ़ संकल्प दिखा। मैं स्वीकार करती हूं। रूहान शर्मा, क्या आप प्रिया कपूर को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? रोहन ने उसकी नजर बनाए रखी। मैं स्वीकार करता हूं। राज्य द्वारा मुझे दिए गए अधिकार से मैं आपको पति और पत्नी घोषित करता हूं। कोई चुंबन नहीं था, कोई तालियां नहीं थीं, बस कागज पर 2 हस्ताक्षर और 2 अंगूठियां यांत्रिक रूप से बदली गईं। लेकिन जब रोहन ने अंगूठी प्रिया की उंगली में सरकाई तो उसने कुछ ऐसा फुसफुसाया जिसे केवल वही सुन सकती थी। मैं ईमानदार रहने का वादा करता हूं, भले ही दर्द हो। और प्रिया ने उसकी उंगली में अंगूठी डालते हुए जवाब दिया, मैं फिर से इंसान बनने की कोशिश करने का वादा करती हूं। वे किसी भी रोमांटिक कविता से ज्यादा सार्थक कस्में थीं। फोटो सत्र शहर के सबसे शानदार होटल की लॉबी में निर्धारित था। मीडिया उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। कैमरे तैयार थे, सवाल तैयार थे। सफाई कर्मी की कहानी, जिसने एक अरबपति से शादी की थी, उसने जनता की कल्पना को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। मुस्कुराइए, फोटोग्राफर ने उन्हें एक साथ पोजीशन करते हुए संकेत दिया। प्रिया ने अभ्यास की पूर्णता के साथ मुस्कुराई, वही मुस्कान जो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल करती थी। लेकिन रोहन मुस्कुरा नहीं पाया। उसकी मुस्कान छोटी, सच्ची, घबराई हुई थी। श्रीमती कपूर, एक पत्रकार चिल्लाया, आप कुछ ही दिन पहले मिले व्यक्ति से शादी करके कैसा महसूस करती हैं? मुझे जीवन से हैरान महसूस होता है, प्रिया ने सावधानी से जवाब दिया। कभी कभी सबसे अप्रत्याशित संबंध सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। श्री शर्मा, दूसरे पत्रकार ने पूछा, क्या यह सच है कि आप गायब पियानो वादक रूहान शर्मा हैं? आपने संगीत क्यों छोड़ा? रोहन ने सवाल का भार महसूस किया। मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया और उसके साथ मैंने अपना उद्देश्य भी खो दिया, लेकिन मैं सीख रहा हूं कि उसे फिर से खोजने में कभी देर नहीं होती। और आपकी पत्नी इसमें आपकी मदद करेंगी? पत्रकार ने जोर दिया। रोहन ने प्रिया की ओर देखा। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। कैमरों ने उस पल को कैद किया, उनके बीच की नजर जिसमें पूरी बातचीत शामिल थी। एक अंतिम सवाल। अपनी आक्रामक जांचों के लिए जानी जाने वाली एक पत्रकार ने अपनी आवाज उठाई। श्रीमती कपूर,
क्या यह सच है कि आपकी बहन आरती कपूर आपके पिता की कंपनी को बर्बाद करने वाले वित्तीय घोटाले में शामिल थीं? और क्या वही घोटाला श्री शर्मा की व्यक्तिगत त्रासदी से जुड़ा है? हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। सभी कैमरे प्रिया पर केंद्रित हो गए, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, रोहन बोला, मेरा अतीत जटिल और दर्दनाक है। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मेरी पत्नी का अतीत भी ऐसा ही है, लेकिन मायने यह नहीं रखता कि हम कहां से आते हैं, बल्कि यह रखता है कि हम कहां जा रहे हैं। और हमने एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा, उसे धीरे से दबाते हुए। उसने आश्चर्य और कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। हम अपने अतीत के बारे में और सवाल नहीं लेंगे, प्रिया ने अपनी गंभीरता वापस पाते हुए कहा। हम अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए निजता का अनुरोध करते हैं। नेहा ने तुरंत सत्र समाप्त कर दिया और नवविवाहितों को इंतजार कर रही कार की ओर ले गई। एक बार अंदर, रंगीन शीशे से कैमरों से सुरक्षित, प्रिया टूट गई। उन्हें कैसे पता चला? वह सिसक रही थी। उन्होंने इतनी जल्दी संबंध कैसे ढूंढ लिया? पत्रकार अपने काम में अच्छे होते हैं, रोहन ने जवाब दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तुम्हारी या मेरी निजता से समझौता हो। तुमने मेरा बचाव किया। प्रिया ने आश्चर्य से उसे देखा। तुम मुझे वास्तव में जानते भी नहीं हो और तुमने मेरा बचाव किया। हम अब एक टीम हैं, रोहन ने बस कहा, अच्छे या बुरे के लिए हम इसमें एक साथ हैं। पेंट हाउस तक की यात्रा शांत थी, लेकिन असहज नहीं थी। दोनों ने जो कुछ भी हुआ था उसे संसाधित किया। शादी, जो बदला और दायित्व के रूप में शुरू हुई थी, कुछ अलग में बदल रही थी, कुछ ऐसा जिसे कोई भी अभी तक नाम नहीं दे पा रहा था। जब वे पेंट हाउस पहुंचे तो उन्हें एक आश्चर्य इंतजार कर रहा था। दर्जनों फूलों के गुलदस्ते बैठक कक्ष में भरे हुए थे। गुलाब, लिली, सूरजमुखी। ठंडा और न्यूनतम स्थान एक बगीचे में बदल गया था। यह सब किसने भेजा? प्रिया ने कार्ड ढूंढते हुए पूछा। रोहन को एक मिला। जब उसने संदेश पढ़ा तो उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। क्या कहता है? प्रिया ने पास आकर पूछा। रोहन ने उसे कार्ड दिखाया। लिखावट सुरुचिपूर्ण लेकिन कांपती हुई थी। सूरजमुखी उसके पसंदीदा थे। अनन्या ने मुझे एक बार अस्पताल में बताया था, जब हम दोनों अपने बच्चों के जन्म का इंतजार कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारी पत्नी थी। मुझे माफ कर दो, आरती। प्रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखा। मेरी बहन तुम्हारी पत्नी से मिली थी। लगता है कि हमारा जीवन हमारी कल्पना से बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। रोहन ने फुसफुसाया। फूलों के बीच एक और कार्ड था, यह अलग लिखावट में, मर्दाना और जल्दबाजी में। प्रिया, हमें बात करने की जरूरत है। दुर्घटना के बारे में कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानती, बातें जो आरती ने तुम्हें कभी नहीं बताई, बातें जो सब कुछ बदल देंगी। विशाल। प्रिया ने कार्ड को 3 बार पढ़ा, बिना अर्थ को संसाधित किए। इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। उसकी आवाज आशंका से भरी थी। मुझे नहीं पता, रोहन ने जवाब दिया, लेकिन यह महत्वपूर्ण लगता है। क्या तुम्हें लगता है कि हमें उससे मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें पूरी सच्चाई जानने की जरूरत है, रोहन ने कहा। भले ही वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो। रोहन ने उसे गले लगा लिया। यह एक आवेग था, योजनाबद्ध नहीं, लेकिन प्रिया ने विरोध नहीं किया। उसने खुद को पकड़ने दिया। शायद सालों में पहली बार। तो हम इसे एक साथ सामना करेंगे, उसने अपने बालों में कहा। जैसा कि हमने वादा किया था। उस रात अलग अलग कमरों में जाने के बजाय वे फूलों से घिरे बैठक कक्ष में रहे। वे भोर तक बात करते रहे। प्रिया ने अपने बचपन की कहानियां सुनाई, अपने पिता की, उन सपनों की जो उसे एक बेरहम व्यवसाय बनने से पहले थे। रोहन ने अनन्या और परी की यादें साझा की, इस बार दिल तोड़ने वाले दर्द के बिना। हाँ, उदासीनता के साथ, लेकिन कृतज्ञता के साथ भी। अनन्या चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूं। उसने स्वीकार किया जब सूरज निकलने लगा। वह हमेशा मुझसे ज्यादा समझदार थी। वह मुझसे ज्यादा जानती थी। तुम्हारी बेटी सुंदर थी, प्रिया ने कहा, रोहन द्वारा लाई गई तस्वीर को देखते हुए। उसकी आंखें तुम्हारी थीं और उसकी मां की हंसी। रोहन मुस्कुराया। वह उस हंसी से पूरे घर को भर देती थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी उन्हें याद करना बंद कर दोगे? नहीं, रोहन ने ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन मैं सीख रहा हूं कि मैं उन्हें याद कर सकता हूं और फिर भी जी सकता हूं, कि उनकी स्मृति का सम्मान करने का मतलब उनके साथ मरना नहीं है। प्रिया ने सिर हिलाया। आंसू चुपचाप उसके गालों पर बह रहे थे। मैं अपने पिता को याद करती हूं। मैं उस बहन को याद करती हूं जो मेरे पास सब कुछ टूटने से पहले थी। मैं उस व्यक्ति को याद करती हूं जो मैं इन सभी दीवारों को बनाने से पहले थी।
दीवारें गिर सकती हैं, रोहन ने धीरे से कहा। और अगर उनके पीछे कुछ इतना टूटा हुआ है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो हम दरारों में सुंदरता पाते हैं, रोहन ने सुझाव दिया। जैसे कि किंसुगी की जापानी कला, जहां वे टूटी हुई सिरेमिक को सोने से मरम्मत करते हैं, निशान अब सुंदरता का हिस्सा बन जाते हैं। प्रिया आंसुओं के बीच मुस्कुराई। तुम इतने समझदार कब हो गए? जब मैंने दर्द से छिपना बंद कर दिया और उससे सीखना शुरू किया। जब वे अंततः सोने गए, आधिकारिक तौर पर शादीशुदा, तो दोनों ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उन्होंने बहुत समय से अनुभव नहीं किया था। आशा, नाजुक, डरावनी, लेकिन वास्तविक। लेकिन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि अगले दिन विशाल के खुलासे उन सभी चीजों की नींव हिला देंगे जिन्हें वे जानते थे कि सालों से दफन रहस्य उजागर होने वाले थे। और वह सच्चाई जब अंततः सामने आएगी, तो न केवल उनके अतीत को, बल्कि उनके एक साथ भविष्य को भी बदल देगी। उनके विवाह का पहला दिन दो लोगों के साथ समाप्त हुआ जो सालों से कम अकेले थे, लेकिन दूसरा दिन ऐसे खुलासे लाएगा जो बनी हुई हर चीज का परीक्षण करेंगे। तूफान अभी शुरू ही हो रहा था। विशाल ठीक दोपहर को पेंट हाउस पहुंचे। एक घिसी हुई चमड़े की ब्रीफकेस लिए हुए थे जो उसकी भौतिक सामग्री से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। रोहन और प्रिया बैठक कक्ष में उसका इंतजार कर रहे थे। सोफे पर एक साथ बैठे थे, एक निकटता जो कुछ दिन पहले मौजूद नहीं थी। मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, विशाल ने कहा। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो चिंताजनक थी। जो मुझे आपको दिखाना है वह सब कुछ बदल देगा। यह कितना बुरा है? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह बुरा नहीं है, विशाल ने ब्रीफकेस खोलते हुए सुधार किया। यह जटिल है, यह दर्दनाक है, लेकिन मुझे लगता है कि यह जरूरी भी है। उसने मेज पर कागजात से भरी एक मोटी फाइल रखी। गाला के बाद जब यह सब सामने आया तो मैंने जांच शुरू की। दुर्घटना की पूरी कहानी में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मैंने एक निजी जासूस को काम पर रखा। तुम ऐसा क्यों करोगे? रोहन ने भ्रमित होकर पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं प्रिया, विशाल ने सीधे उसकी ओर देखा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। मैं जानता हूं कि यह शादी, भले ही यह कितनी भी जबरदस्ती की लगती हो, तुम्हें बदल रही है। और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि सब कुछ की नींव पूरी सच्चाई हो, आधी अधूरी सच्चाई नहीं। प्रिया ने लार निगला। तुम्हें क्या मिला? विशाल ने मेज पर कई दस्तावेज रखे। पहला दुर्घटना की पुलिस रिपोर्ट थी। रोहन को उसे देखकर ही मतली महसूस हुई। दुर्घटना वैसे ही हुई जैसे तुम्हें बताया गया था, विशाल ने शुरू किया। आरती का पति राजीव मल्होत्रा नशे में गाड़ी चला रहा था। उसने लेन पार कर ली। टकराव तुरंत हुआ, लेकिन कुछ विवरण कभी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं हुए। क्या विवरण? रोहन की आवाज लगभग एक फुसफुसाहट थी। विशाल ने एक और दस्तावेज निकाला। अनन्या तुरंत सर्जरी में नहीं मरी जैसा तुम्हें बताया गया था। रोहन, तुम्हारे अस्पताल से जाने के बाद वह 3 घंटे और जीवित रही। रोहन की दुनिया रुक गई। क्या? डॉक्टरों ने तुम्हें घर भेज दिया क्योंकि उन्हें लगा कि और कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन वह अस्थायी रूप से इतनी स्थिर हो गई थी कि कुछ करने के लिए। विशाल ने एक सील किया हुआ लिफाफा निकाला। समय के साथ पीला पड़ गया था। उसने कागज और कलम मांगी। उसने मरने से पहले 2 पत्र लिखे। एक तुम्हारे लिए रोहन, दूसरा किसके लिए? प्रिया ने फुसफुसाया। तुम्हारे पिता के लिए प्रिया, श्री कपूर के लिए। कमरे में जो सन्नाटा छा गया वह इतना गहरा था कि सांस लेने में भी दर्द हो रहा था। मेरे पिता ने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? प्रिया मुश्किल से बोल पा रही थी, क्योंकि उसे आरती के साथ घोटाला उसी दिन मिला जिस दिन उसने पत्र प्राप्त किया था। उसी दिन जब तुम्हारा परिवार बिखरना शुरू हुआ था। उसने इन पत्रों को अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ एक तिजोरी में रखा था। जब वह मरा तो उसके वकील को निर्देश थे कि उन्हें तब तक सील रखा जाए जब तक कुछ शर्तें पूरी न हों। क्या शर्तें? रोहन कांपते हुए पूछा। जब तक रोहन शर्मा और कपूर परिवार फिर से नहीं मिलते। किसी तरह, किसी दिन। तुम्हारे पिता का मानना था कि नियति उन्हें सही समय पर एक साथ लाएगी। प्रिया सिसक रही थी। मेरे पिता जानते थे। वे हर समय संबंध के बारे में जानते थे। विशाल ने सिर हिलाया और उस ज्ञान को अपनी मृत्यु तक झेलते रहे। जिस तनाव ने उन्हें मार डाला उसका एक हिस्सा केवल वित्तीय घोटाला नहीं था। यह जानना था कि उनके दामाद के परिवार ने एक और परिवार को बर्बाद कर दिया था और वे इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। रोहन अपने नाम वाले लिफाफे को ऐसे देख रहा था जैसे वह एक बम हो। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह उसे पकड़ नहीं पा रहा था। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे पहले पढ़ूं? प्रिया ने धीरे से पूछा, उसका हाथ पकड़ते हुए। रोहन बोलने में असमर्थ होकर सिर हिलाया। प्रिया ने श्रद्धापूर्वक लिफाफा लिया, उसे सावधानी से खोला। अंदर कागज की 2 शीट थीं।
लिखावट स्पष्ट रूप से प्रयास से लिखी गई थी। कुछ शब्द आंसुओं या खून से सने हुए थे। मेरे प्रिय रोहन, प्रिया ने जोर से पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज पहले शब्द से ही टूट रही थी। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं। इसका मतलब है कि हमारा समय एक साथ बहुत पहले समाप्त हो गया, जितना हमने सपना देखा था। रोहन चुपचाप सिसक रहा था। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि हमारे साथ बिताए गए साल मेरे जीवन के सबसे सुखद साल थे। हर पल, हर हंसी, हर धुन जो तुमने मेरे और परी के लिए पियानो पर बजाई, सब कुछ सही था। तुम सबसे अच्छे पति थे, सबसे अच्छे पिता थे। अनन्या, रोहन ने शब्दों से सिसकी ली, जैसे वह उसे सुन सकती हो। प्रिया अपने आंसुओं से लड़ते हुए जारी रही। मुझे पता है कि तुम इसके लिए खुद को दोषी ठहराओगे। मैं तुम्हें जानती हूं मेरे प्यार। मुझे पता है कि तुम कहोगे कि तुम्हें हमें घर पर रहने के लिए और ज्यादा जोर देना चाहिए था, कि तुम्हें गाड़ी चलानी चाहिए थी, कि तुम्हें 1000 अलग अलग चीजें करनी चाहिए थीं। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ समझने की जरूरत है। यह तुम्हारी गलती नहीं थी। इसमें से कुछ भी तुम्हारी गलती नहीं थी। एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति वह आदमी था जिसने पीने और गाड़ी चलाने का फैसला किया। और मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि मैं उसे माफ करती हूं, अभी भी उसके कार्यों से मरते हुए। मैं उसे माफ करती हूं क्योंकि नफरत केवल और दर्द पैदा करती है। रोहन अपने ऊपर झुकते हुए कराह उठा। प्रिया ने एक पल के लिए पढ़ना बंद कर दिया, जिससे उसे प्रक्रिया करने का समय मिल गया। और भी है, विशाल ने धीरे से कहा। प्रिया ने गहरी सांस ली और जारी रखा। मैं सालों पहले अस्पताल में एक महिला से मिली थी जब हम दोनों गर्भवती थे। उसका नाम आरती था। हमने अपने सपनों, अपने डर, अपने बच्चों के लिए अपनी आशाओं के बारे में बात की। उसने मुझे बताया कि उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी वह बहुत प्रशंसा करती थी। एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी लड़की जिसका नाम प्रिया था। प्रिया हाँफ उठी। रोहन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। अगर नियति मौजूद है रोहन, और किसी तरह यह पत्र तुम तक और उस परिवार तक पहुंचता है, तो मैं चाहती हूं कि तुम कुछ जानो। क्षमा ही दर्द से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है। मैंने उस आदमी को माफ कर दिया जिसने हमारी जिंदगी ले ली। मैं उसके परिवार को माफ करती हूं कि वे नहीं जानते थे, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी किसी दिन माफ कर पाओगे। और भी है, विशाल ने जोर दिया। उसकी अपनी आवाज भावना से टूट गई थी। प्रिया ने कांपते हाथों से जारी रखा। हमारी छोटी रोशनी के बारे में डॉक्टरों ने मुझे होश खोने से पहले कुछ बताया था, कुछ ऐसा जो उन्हें तुम्हें बताने का समय नहीं मिला था। उसे कोई दर्द नहीं हुआ मेरे प्यार। प्रभाव इतना तेज था कि उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। मुझे पता है कि तुम यह 1000 बार खुद से पूछोगे। मुझे पता है कि उसकी पीड़ा की छवि तुम्हें सताएगी, लेकिन ऐसा मत करो। हमारा बच्चा शांति से चला गया। शायद उन कहानियों का सपना देख रहा था जो तुमने उसे उस सुबह पढ़ी थी। रोहन पूरी तरह से टूट गया। गहरी सिसकियां उसके पूरे शरीर को हिला रही थीं। प्रिया ने पत्र नीचे रखा और उसे गले लगा लिया। उसके साथ रोई, उसे तब तक पकड़े रखा जब तक वह टूट नहीं गया। विशाल ने सम्मानपूर्वक बोलने से पहले इंतजार किया। एक अंतिम हिस्सा है। प्रिया ने कांपते हाथों से पत्र उठाया। कृपया रोहन, जियो, हम दोनों के लिए जियो। फिर से पियानो बजाओ, फिर से प्यार करो, फिर से खुश रहो। तुम हमें धीरे धीरे मरकर सम्मानित नहीं करते, तुम हमें पूरी तरह से जीकर सम्मानित करते हो। मैं तुम्हें इस जीवन में और अगले जीवन में हमेशा प्यार करूंगी। तुम्हारी अनन्या। उसके बाद का सन्नाटा केवल सिसकियों से टूट रहा था। न तो रोहन, न ही प्रिया, यहां तक कि विशाल भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। अनन्या एक असाधारण महिला थी, विशाल ने अंततः कहा। उसने उस दर्दनाक मौत में भी यह लिखा था, और उसकी चिंता यह थी कि तुम शांति पा सको। मैं उसकी क्षमा के लायक नहीं हूं, रोहन सिसक रहा था। मैंने सालों बर्बाद कर दिए। मैं एक भूत बन गया। मैंने उसकी अंतिम इच्छा को धोखा दिया। नहीं, प्रिया ने उसके कंधों से उसे पकड़ा, उसे देखने के लिए मजबूर किया। तुमने कुछ भी धोखा नहीं दिया है। तुम अभी यहां हो, तुम अभी जीवित हो, तुम अभी महसूस कर रहे हो। वह यही चाहती थी। विशाल ने दूसरा लिफाफा निकाला। प्रिया, यह तुम्हारे पिता के लिए पत्र है। प्रिया ने उसे कांपते हाथों से लिया। लिखावट वही थी, लेकिन संदेश अलग था। श्री कपूर, उसने पढ़ा। मेरा नाम अनन्या शर्मा है। हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन हमारे परिवार त्रासदी से जुड़े हुए हैं। आपके दामाद ने वह दुर्घटना की है जो मेरी और मेरी बेटी की जान ले रही है, लेकिन मैं आपको आरोप लगाने या दोष देने के लिए नहीं लिख रही हूं। प्रिया को जारी रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मैं आपको इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मैं आपकी बेटी आरती से मिली थी। वह एक अच्छी इंसान है जिसने गलत आदमी पर भरोसा करके गलत फैसले लिए। कृपया उसे मत खोना।
परिवार नाराजगी में बर्बाद करने के लिए बहुत अनमोल होते हैं। मेरे पति एक पियानो वादक हैं, एक शानदार। अगर किसी दिन किसी तरह उनके रास्ते मिलते हैं तो कृपया उनकी देखभाल करें। उन्हें यह याद रखने में मदद की जरूरत होगी कि कैसे जीना है, और शायद एक साथ ठीक होकर हमारे परिवार शांति पा सकते हैं। माफ करें, खुद को माफ करें और जिएं। ये आपके लिए मेरे अंतिम शब्द हैं। सम्मान और आशा के साथ, अनन्या शर्मा। प्रिया अब अनियंत्रित रूप से सिसक रही थी। मेरे पिता को यह पत्र मिला। उन्हें सालों से पता था कि एक संबंध था, और उन्होंने उस दोष को तब तक झेला जब तक वह उन्हें मार नहीं डाला। तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे, विशाल ने धीरे से कहा। यह पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने रोहन के लिए एक गुमनाम ट्रस्ट स्थापित किया। उन्होंने दुर्घटना के बाद उसके मेडिकल बिलों का भुगतान किया। उन्होंने अनन्या और परी के अंतिम संस्कार का भुगतान किया। उन्होंने पारिवारिक संबंध को उजागर किए बिना वह सब किया जो वे कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आरती और ज्यादा दोष को संभाल नहीं सकती। क्या? रोहन ने चकित होकर ऊपर देखा। मुझे कभी नहीं पता चला कि उन बिलों का भुगतान किसने किया। मैंने सोचा था कि यह एक प्रशासनिक गलती थी। गलती नहीं थी। विशाल ने और दस्तावेज निकाले। आपके ससुर ने मेडिकल और अंतिम संस्कार के खर्चों में 200 से अधिक का भुगतान किया और अपनी वसीयत में निर्देश दिए कि अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो तो उनके परिवार को वह प्रदान करनी चाहिए। प्रिया ने अपना मुंह ढक लिया, सिसक रही थी। इसीलिए दिल का दौरा केवल घोटाले का तनाव नहीं था। यह उस दोष को जानना था कि आरती के परिवार ने एक और परिवार को बर्बाद कर दिया था। यह उस रहस्य को झेलना था। लेकिन उसने यह भी छोड़ा। विशाल ने एक अंतिम दस्तावेजा निकाला। आपके लिए एक पत्र, प्रिया, उसकी मृत्यु से ठीक पहले लिखा गया था। प्रिया ने उसे हाथों से लिया, जो उसे मुश्किल से पकड़ पा रहे थे। मेरी बेटी, उसने जोर से पढ़ा। अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें रोहन शर्मा मिल गया है। इसका मतलब है कि नियति ने वैसे ही काम किया जैसा अनन्या और मैं मानते थे कि यह करेगा। मैं कायर रहा हूं, प्रिया। कायर इसलिए कि मैंने अपने परिवारों को तब एक साथ नहीं लाया जब मुझे लाना चाहिए था। कायर इसलिए कि मैंने घमंड और डर को मुझे सही काम करने से रोका। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे ज्यादा बहादुर होगी। रोहन शर्मा एक अच्छा इंसान है, जिसने अथाह पीड़ा झेली है। हमारा परिवार उसका ठणी है, जिसे कभी चुकाया नहीं जा और सकता। लेकिन शायद, बस शायद, वे एक साथ ठीक हो सकते हैं। एक ही त्रासदी से टूटी हुई दो आत्माएं एक दूसरे को फिर से जुड़ने में मदद कर रही हैं। अपना समय बर्बाद मत करो जैसा मैंने किया। घमंड को प्यार करने से मत रोको। डर को इंसान बनने से मत रोको। वह व्यक्ति बनो जो मुझे होना चाहिए था। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। एक से स्टार्टेज शक्ता रही है। मैं हमेशा प्यार करूंगा, पापा। प्रिया रोहन के खिलाफ टूट गई। दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे, क्योंकि वे उन खुलासों को संसाधित कर रहे थे जिन्होंने अतीत की उनकी पूरी समझ को पुनर्गठित किया। विशाल चुप रहा। उन्हें रोने, संसाधित करने, ठीक होना शुरू करने की अनुमति दी। एक और बात है, अंततः उसने कहा, जब सिसकियां कम हुईं, जासूस ने परी के बारे में कुछ पाया। रोहन और ज्यादा दर्द के डर से ऊपर देखा। अस्पताल में मरने से पहले उन्होंने उसके हाथ का एक सांचा बनाया था। ऐसे मामलों में यह मानक प्रक्रिया है। इसे अस्पताल के अभिलेखागार में रखा गया था। अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हारे लिए प्राप्त कर सकता हूं। रोहन बोल नहीं पाया, बस सिर हिलाया। ताजा आंसू बह रहे थे। और एक अंतिम बात, विशाल ने दोनों को देखा। अनन्या गर्भवती थी जब वह मरी थी। कुछ ही हफ्तों की, शायद वे तुम्हें संगीत समारोह के बाद बताने वाले थे। रोहन की दर्द की चीख आदिम थी, दिल दहला देने वाली थी। उसने न केवल अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया था, उसने एक और बच्चे को खो दिया था जिसे वह कभी नहीं जानता था। प्रिया ने उसे कसकर पकड़े रखा, उसके साथ रोई, एक ऐसे गहरे दर्द को साझा कर रही थी जिसके लिए कोई शब्द नहीं थे। विशाल ने फिर से बोलने से पहले कई मिनट इंतजार किया। रोहन, प्रिया, मुझे पता है कि यह विनाशकारी है, लेकिन यह मुक्तिदायक भी है। अब तुम पूरी सच्चाई जानते हो। तुम जानते हो कि अनन्या ने माफ कर दिया, कि प्रिया के पिता ने सही काम करने की कोशिश की, कि दोनों चाहते थे कि उनके परिवार एक साथ ठीक हों। हम इससे कैसे ठीक होते हैं? रोहन ने टूटी हुई आवाज में पूछा। हम इस सब दर्द के साथ कैसे जीना जारी रखते हैं? एक साथ, प्रिया ने फुसफुसाया, अपने हाथों से उसका चेहरा पकड़ते हुए, जैसा अनन्या और मेरे पिता ने कहा, एक साथ एक दूसरे की मदद करते हुए। मैं तुम्हें वास्तव में नहीं जानता, रोहन ने कहा, और तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन हम समय से ज्यादा गहरी चीज से जुड़े हुए हैं। हम नुकसान से जुड़े हुए हैं। प्रिया ने सिर हिलाया, दोष से, दर्द से, लेकिन आशा से भी।
इस संभावना से भी कि कुछ भयानक से कुछ अच्छा निकल सकता है। विशाल चुपचाप उठा। मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, तुम्हें बहुत कुछ संसाधित करना है, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो तुम यहां बना रहे हो, यह अजीब शादी जो गलत कारणों से शुरू हुई, मुझे लगता है कि यह ठीक वही है जो अनन्या और श्री कपूर उम्मीद कर रहे थे। दो लोग साझा अंधेरे में रोशनी पा रहे हैं। जब वह चला गया तो रोहन और प्रिया सोफे पर गले मिले रहे, उन पत्रों और दस्तावेजों से घिरे थे जिन्होंने उनकी साझा कहानी को फिर से लिखा था। अनन्या ने उसे माफ कर दिया। प्रिया ने उस आदमी से फुसफुसाया जिसने तुम्हारे परिवार को मार डाला। क्या तुम मेरे परिवार को माफ कर सकते हो? तुम्हारे परिवार की गलती नहीं थी? रोहन ने जवाब दिया। आरती भी शिकार थी। तुम्हारे पिता ने ऐसा दोष झेला जिसकी वह हकदार नहीं थी, और तुम इस सब से उतनी ही घायल हुई थी जितनी मैं हुआ था। तो हम एक साथ ठीक हो सकते हैं, प्रिया ने कहा, सवाल के रूप में नहीं बल्कि वादे के रूप में। एक साथ, रोहन ने कसम को सील करते हुए दोहराया। बाहर सूरज शहर पर डूबना शुरू हो गया था। पेंट हाउस के अंदर दो लोग जो टूट गए थे बहुत धीरे धीरे फिर से जुड़ना शुरू कर रहे थे। अनन्या के पत्र मेज पर पड़े रहे। उसके अंतिम शब्द दर्दनाक अतीत और एक संभव भविष्य के बीच एक पुल। और दुर्घटना के बाद पहली बार रोहन ने महसूस किया कि शायद, बस शायद, वह जीने के लायक था। अगले दिन शांत लेकिन गहरे बदलाव के थे। पेंट हाउस, जो कभी एक ठंडा संग्रहालय था, अब जीवित था। तस्वीरें दीवारों पर सजी हुई थीं, अनन्या और परिप्रिया के पिता की तस्वीरों के साथ। हर कमरे में ताजे फूल। वह पियानो जिसे प्रिया ने आश्चर्य के रूप में खरीदा था, मुख्य हॉल में सम्मान का स्थान रखता था। रोहन हर दिन बजाता था, अब दुखद टुकड़े नहीं बल्कि जीवन का जश्न मनाने वाली धुनें। प्रिया बैठकर सुनती थी, कभी अपने लैपटॉप पर काम करती थी, कभी बस अपनी आंखें बंद कर लेती थी और संगीत को उन घावों को ठीक करने देती थी जिन्हें उसे पता भी नहीं था कि उसके पास थे। महीना समाप्त हो रहा था। 3 दिनों में मूल समझौते के अनुसार उन्हें यह तय करना था कि शादी जारी रखनी है या समाप्त करनी है, लेकिन उनके बीच कुछ मौलिक रूप से बदल गया था। वे अब एक साथ रहने के लिए मजबूर अजनबी नहीं थे। वे दो आत्माएं थीं जिन्होंने साझा समझ में सांत्वना पाई थी। एक शाम जब रोहन चोपिन का एक टुकड़ा अभ्यास कर रहा था, इंटरकॉम बज उठा। श्रीमती कपूर, द्वारपाल की आवाजें सतर्क थी। आपकी बहन आरती यहां है, पूछती हैं कि क्या वह ऊपर आ सकती है। प्रिया ने रोहन की ओर देखा, जिसने तुरंत बजाना बंद कर दिया। उन्होंने वादा किया था कि वे सब कुछ एक साथ सामना करेंगे, उसे ऊपर आने दो। प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन कांपती हुई थी। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो आरती लड़खड़ाते कदमों से अंदर आई। वह अलग दिख रही थी, किसी तरह छोटी, जैसे दोष ने उसकी शारीरिक उपस्थिति को छोटा कर दिया हो। नमस्ते प्रिया, उसने धीरे से कहा। नमस्ते रोहन। प्रिया उठी लेकिन पास नहीं आई। रोहन पियानो के बगल में खड़ा हो गया, जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था। तुम क्यों आई? प्रिया ने बिना शत्रुता के लेकिन बिना गर्मजोशी के पूछा। क्योंकि मुझे हफ्तों से नींद नहीं आई है, आरती ने स्वीकार किया। आंसू पहले से ही उसके चेहरे पर बह रहे थे। क्योंकि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूं, मुझे वह छोटी बच्ची अनन्या, उन जिंदगियों को दिखती हैं जिन्हें मेरी कायरता ने नष्ट करने में मदद की। वह तुम्हारी सीधी गलती नहीं थी। रोहन ने पहली बार बात की, दोनों बहनों को चौंकाते हुए। मैंने पत्र पढ़े, मैं अब समझता हूं कि तुम भी शिकार थी, लेकिन मैं और ज्यादा कर सकती थी। आरती सिसक रही थी। मैं उस रात से पहले राजीव के खिलाफ शिकायत कर सकती थी। मैं उसके शराब पीने के लिए मदद मांगने पर जोर दे सकती थी। मैं कर सकती थी। हम सभी और ज्यादा कर सकते थे। प्रिया ने उसे बाधित किया। उसकी आवाज टूट गई। मैं तुम्हें पहले माफ कर सकती थी। पापा हमारे परिवारों को तब एक साथ ला सकते थे जब वे अभी जीवित थे। रोहन सालों तक गायब रहने के बजाय मदद स्वीकार कर सकता था। हम सभी मैं कर सकता था का बोझ झेलते हैं। वह धीरे धीरे अपनी बहन के पास आई, लेकिन अनन्या ने क्षमा के बारे में लिखा। पापा यह उम्मीद करते हुए मर गए कि हम एक साथ ठीक हो सकें, और मैं नफरत का बोझ झेलते झेलते थक गई हूं। क्या तुम मुझे माफ कर रही हो? आरती ने फुसफुसाया, मुश्किल से विश्वास करने की हिम्मत करते हुए। मैं तुम्हें माफ कर रही हूं। प्रिया ने अपनी बाहें खोली। इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो या नहीं, बल्कि इसलिए कि हम दोनों को आजाद होने की जरूरत है। बहनें एक दूसरे को गले लगाकर सिसक उठीं। सालों का दर्द और नाराजगी आंसुओं में बह गया, जो अंततः जहर देने के बजाय ठीक कर रहे थे। रोहन ने अपनी खुद की भीगी हुई आंखों से देखा। कई मिनटों के बाद आरती अपनी बहन से अलग हो गई और उसकी ओर चली। रोहन, मुझे पता है कि पर्याप्त शब्द नहीं है, उसने शुरू किया,
मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी कहूंगी वह तुम्हारे परिवार को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि मैं जब से मुझे पता चला है तब से नरक में जी रही हूं। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैं अनन्या, परी, उस बच्चे के बारे में न सोचूं जो कभी पैदा नहीं हुआ। रोहन ने गहरी सांस ली। हफ्तों से उसने इस पल के बारे में सोचा था। क्या वह वास्तव में माफ कर सकता था? अनन्या ने तुम्हें माफ कर दिया, उसने अंततः कहा। मरते हुए भी उसने तुम्हें माफ कर दिया। मैं उससे कम कैसे कर सकता हूं? उसने अपना हाथ बढ़ाया। आरती ने कांपते हुए उसे देखा, इससे पहले कि वह उसे पकड़ती। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। मैं अपना शेष जीवन उसकी स्मृति का सम्मान करने की कोशिश में बिताऊंगी। तो अच्छे से जियो रोहन, उसने बस कहा। अपने परिवार से प्यार करो, खुश रहो, यही उसे सम्मानित करने का सबसे अच्छा तरीका है। तीनों लोग तब एक साथ बैठे कहानियां साझा कर रहे थे। आरती ने अनन्या से अस्पताल में मिलने के बारे में बताया, उनके मातृत्व और सपनों के बारे में बातचीत के बारे में। प्रिया ने अपने पिता की यादें साझा की कि कैसे उन्होंने अपने परिवार की रक्षा के लिए रहस्यों को झेला था। रोहन ने अनन्या और परी के बारे में पहले के दिल तोड़ने वाले दर्द के बिना बात की। मीठी उदासीनता के साथ कृतज्ञता मिश्रित थी कि वह उन्हें जान पाया था। कुछ और है जो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है, आरती ने कहा जब शाम रात में बदल रही थी। मैं नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ एक संगठन के साथ काम कर रही हूं। मैं व्याख्यान देती हूं, अपनी कहानी बताती हूं, दूसरों को परिणामों के बारे में चेतावनी देती हूं। मैं अतीत को मिटा नहीं सकती, लेकिन मैं भविष्य की दुर्घटनाओं को रोकने में मदद कर सकती हूं। यह सुंदर है, प्रिया ने ईमानदारी से कहा। पापा गर्व महसूस करते, अनन्या भी, रोहन ने जोड़ा। जब आरती उस रात चली गई, जल्द ही एक वास्तविक पारिवारिक रात्रि भोज के लिए वापस आने का वादा करते हुए रोहन और प्रिया पेंट हाउस में अकेले रह गए, जो अब एक सच्चा घर जैसा महसूस हो रहा था। 2 दिन में महीना पूरा हो जाएगा, प्रिया ने धीरे से कहा। हमारा समझौता समाप्त हो जाएगा। मुझे पता है, रोहन ने सोफे पर उसके बगल में बैठते हुए जवाब दिया। तुम क्या करना चाहते हो? रोहन ने उसका हाथ पकड़ा, एक इशारा जो उनके बीच स्वाभाविक हो गया था। 1 महीने पहले मैं तुमसे नफरत करता था। मुझे लगा कि तुम दुनिया की सबसे बुरी चीज थी, ठंडी, क्रूर, बेदिल, और तुम सही थे। प्रिया ने स्वीकार किया, मैं वह सब थी, लेकिन अब मैं कुछ अलग देखता हूं, रोहन ने जारी रखा। मैं एक ऐसी महिला को देखता हूं जिसे इतनी गहराई से चोट लगी थी कि उसने खुद को बचाने के लिए दीवारें बना लीं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो फिर से कमजोर होना सीख रहा है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जिसने मुझे जीना याद दिलाया। रोहन, मुझे खत्म करने दो, उसने धीरे से उसे बाधित किया। 1 महीने पहले मैं बदला चाहता था। मैं चाहता था कि तुम मेरे दर्द का एक अंश महसूस करो, लेकिन तुम्हें चोट पहुंचाने की प्रक्रिया में मैंने खुद को ठीक कर लिया और तुम्हें भी ठीक कर लिया। तो तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि मैं इसे खत्म नहीं करना चाहता। इसलिए नहीं कि हमें एक समझौते के साथ जारी रखना है, बल्कि इसलिए कि हम इसे चुनते हैं। हम एक साथ ठीक होना जारी रखना चुनते हैं। प्रिया को अपने गालों पर आंसू महसूस हुए। मैं भी इसे खत्म नहीं करना चाहती, लेकिन रोहन, क्या कुछ वास्तविक ऐसा हो सकता है जो इतना बुरा शुरू हुआ हो? अपने चारों ओर देखो। रोहन ने दीवारों पर तस्वीरों की ओर इशारा किया। सबसे भयानक त्रासदी से संबंध पैदा हुआ, मृत्यु से क्षमा पैदा हुई, नुकसान से प्यार पैदा हुआ। अभी रोमांटिक प्यार नहीं, शायद कभी नहीं, लेकिन उन आत्माओं का प्यार जो एक दूसरे को समझते हैं। और क्या यह तुम्हारे लिए पर्याप्त है? यह उससे ज्यादा है जो मेरे पास सालों से था, रोहन ने ईमानदारी से जवाब दिया। और मुझे लगता है कि समय के साथ यह कुछ और में बढ़ सकता है, अगर हम दोनों इसे चाहते हैं। मैं इसे चाहती हूं, प्रिया ने फुसफुसाया। रोहन, मैं कोशिश करना चाहती हूं, सच में कोशिश करना चाहती हूं। उन्होंने तब एक दूसरे को चूमा। पहली बार। यह किसी फिल्म का भावुक चुंबन नहीं था। यह नरम, प्रयोगात्मक था, निश्चितता से ज्यादा वादे से भरा था। यह कुछ नया की शुरुआत थी, जो कुछ पुराने की राख से बढ़ रही थी। 2 दिन बाद रोहन को एक कॉल आया जिसने सब कुछ फिर से बदल दिया। श्री शर्मा, आवाज पेशेवर, उत्साहित थी। मैं राष्ट्रीय कला प्रदर्शन केंद्र से सीमा देवी हूं। हमने गाला में आपके प्रदर्शन के वीडियो देखे। हम जानना चाहते थे कि क्या आप यहां एक संगीत समारोह देने पर विचार करेंगे? यह संगीत में आधिकारिक वापसी होगी। रोहन ने प्रिया की ओर देखा, जिसने सब कुछ सुना था। उसने उत्साह से सिर हिलाया। हां, उसने दृढ़ आवाज में जवाब दिया। मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या? मैं चाहता हूं कि सभी लाभ 2 उद्देश्यों के लिए जाएं।
एक अनन्या और परी शर्मा की याद में एक फाउंडेशन जो दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खो चुके परिवारों की मदद करेगा, और आरती कपूर के नशे में ड्राइविंग के खिलाफ संगठन को वह सुंदर होगा। सीमा ने जवाब दिया, यह कब हो सकता है? इस शनिवार को कैसा रहेगा? रोहन ने सुझाव दिया, मुझे दुनिया को कुछ कहना है और मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। शनिवार को साफ आसमान और विद्युत प्रत्याशा के साथ आया। राष्ट्रीय कला प्रदर्शन केंद्र पूरी तरह से भरा हुआ था। मीडिया हर कोण से घटना को कवर कर रहा था। गायब पियानो वादक की कहानी, जिसने अरबपति से शादी की थी, उसने जनता की कल्पना को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। बैकस्टेज रोहन आश्चर्यजनक रूप से शांत था। प्रिया ने अपनी टाई ठीक की, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। घबराए हुए हो? उसने पूछा। भयभीत, रोहन ने स्वीकार किया, लेकिन तैयार भी। सालों में पहली बार मैं तैयार हूं। तुम्हारा परिवार बहुत गर्व महसूस करता होगा, प्रिया ने अपनी आंखों में आंसू के साथ कहा। हमारा परिवार, रोहन ने सुधार किया, क्योंकि अब हम परिवार हैं, तुम और मैं। आरती तब विशाल, राजीव, अंजलि और अन्य लोगों के साथ आई जो उनकी कहानी का हिस्सा थे। समय हो गया है, आरती ने घोषणा की। थिएटर इंतजार कर रहा है। रोहन मंच की ओर चला, उसके कदम दृढ़ थे। जब पर्दे खुले तो तालियों की गड़गड़ाहट बहरा करने वाली थी। वह भव्य पियानो के सामने बैठ गया, वह वाद्य यंत्र जो उसकी आवाज था जब शब्द पर्याप्त नहीं थे। शुभ संध्या, उसने माइक्रोफोन पर बात की। उसकी आवाज पूरे थिएटर में गूंज रही थी। सालों पहले मैं इस दुनिया से गायब हो गया था। मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया और सोचा कि उनके साथ मैंने अपना संगीत भी खो दिया। थिएटर में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, लेकिन मैंने कुछ सीखा। दर्द हमें नष्ट नहीं करता, नुकसान हमें परिभाषित नहीं करता, और कभी कभी सबसे अप्रत्याशित लोग हमें फिर से जीना सिखाते हैं। उसने पहली पंक्ति में सीधे प्रिया की ओर देखा। मेरी पत्नी अनन्या ने मुझसे जीने, बजाने, फिर से प्यार करने के लिए कहा, और हालांकि मुझे यह समझने में सालों लग गए कि इसका क्या मतलब है, मैं अंततः करता हूं। आज रात मैं अनन्या के लिए, अपनी बेटी परी के लिए, उस बच्चे के लिए बजा रहा हूं जिसे मैं कभी नहीं जानता था, अपनी पत्नी के पिता के लिए जिन्होंने अपने परिवार की रक्षा के लिए रहस्यों को झेला था, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कुछ खोया है और सोचते हैं कि वे कभी ठीक नहीं होंगे। उसने अपने हाथ कुंजियों पर रखे। और मैं प्रिया के लिए बजा रहा हूं, जिसने मुझे सिखाया कि फिर से इंसान बनने में कभी देर नहीं होती। उसने बजाना शुरू किया। उसने जो टुकड़ा चुना था वह क्लेयर डीलून नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने पिछले हफ्तों में रचा था। उसने इसका शीर्षक पुनर्जन्म दिया था। संगीत नरम, उदास, नुकसान के दर्द से भरा हुआ शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे धुनें बदलने लगीं। आशा उदासी के साथ गूंथी हुई थी। उदासी से खुशी उभरी। हर तार विनाश और पुनर्निर्माण, मृत्यु और पुनर्जन्म की कहानी बता रहा था। थिएटर में कोई आंख सूखी नहीं थी। प्रिया खुले तौर पर रो रही थी, आरती भी, यहां तक कि विशाल, हमेशा नियंत्रित व्यवसायी, के चेहरे पर भी आंसू बह रहे थे। संगीत बढ़ता गया, एक ऐसे क्रैशेंडो की ओर बढ़ रहा था जो पूर्ण, अपूर्ण लेकिन सुंदर जीवन का प्रतिनिधित्व करता था। और जब यह अंततः समाप्त हुआ, आशा की आहों की तरह फीकी पड़ने वाली धुनों के साथ सन्नाटा कई सेकंड तक चला। फिर थिएटर गूंज उठा। खड़ी तालियां, तालियां जो कभी खत्म नहीं होती थीं। हर कोने में वाह की चीखें गूंज रही थीं। रोहन उठा। आंसू स्वतंत्र रूप से बह रहे थे, लेकिन वे दर्द के आंसू नहीं थे, वे मुक्ति के आंसू थे। अनन्या, उसने आसमान की ओर फुसफुसाया, मैंने अंततः कर दिखाया, मैंने अंततः जिया। बैकस्टेज संगीत समारोह के बाद प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया। यह सबसे सुंदर चीज थी जिसे मैंने अपने जीवन में सुना है। यह तुम्हारे लिए भी था, रोहन ने कहा, मुझे यह सिखाने के लिए कि प्यार सबसे असंभव परिस्थितियों से भी बढ़ सकता है। प्यार, प्रिया ने दोहराया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ, रोहन ने सीधे उसकी ओर देखा। प्यार, मुझे नहीं पता कि यह कब ठीक से हुआ। शायद जब तुमने मीडिया के सामने मेरा बचाव किया, शायद जब तुमने अनन्या के पत्र पढ़ते हुए मेरे साथ रोई, या शायद इन दोनों के बीच लाखों छोटे छोटे पल थे। लेकिन किसी बिंदु पर मैंने तुम्हारे पति के रूप में अभिनय करना बंद कर दिया और वास्तव में ऐसा करना शुरू कर दिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। प्रिया ने कबूल किया, पहले से कहीं ज्यादा कमजोर और मजबूत महसूस कर रही थी। मुझे नहीं पता कि यह कैसे संभव है। मुझे नहीं पता कि इतनी दर्दनाक चीज से इतनी सुंदर चीज कैसे निकली। उन्होंने तब एक दूसरे को चूमा, दोस्तों और परिवार से घिरे थे जो तालियां बजा रहे थे। यह एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। महीनों बाद
अनन्या और परी शर्मा फाउंडेशन ने सैकड़ों परिवारों की मदद की थी। आरती स्कूलों में व्याख्यान देती थी, दुर्घटनाओं को रोककर जीवन बचाती थी। प्रिया ने अपनी कंपनी को बदल दिया था, कर्मचारियों के सम्मान और मूल्यवर्धन के कार्यक्रम लागू किए थे। और रोहन फिर से बजाता था, न केवल दर्शकों के लिए बल्कि संगीत बनाने के शुद्ध आनंद के लिए। एक रात दुर्घटना की सालगिरह पर रोहन और प्रिया कब्रिस्तान गए। उन्होंने अनन्या और परी की कब्रों पर सूरजमुखी रखे। नमस्ते मेरे प्यार, रोहन ने कब्र की ओर बात की। मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर किसी से मिलवाने आया हूं, प्रिया, मेरी पत्नी। मुझे पता है कि यह अजीब लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम समझ जाओगी। मुझे लगता है कि तुम मंजूरी दोगी। प्रिया ने जोड़ा, अनन्या, माफ करने के लिए धन्यवाद, जीने के लिए कहने के लिए, अपने अंतिम शब्दों से हमारे परिवारों को जोड़ने के लिए। मैं उसका ध्यान रखूंगी। मैं अपनी स्मृति का सम्मान अच्छे से जीकर करूंगी। जैसे ही वे कब्रिस्तान से चले गए, रोहन ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने दुर्घटना की रात से महसूस नहीं किया था। पूर्ण शांति। तुम क्या सोच रही हो प्रिया? उसने पूछा। कि दर्द ने हमें तोड़ दिया, रोहन ने जवाब दिया, लेकिन टूटने से कुछ नया के लिए जगह बन गई। कुछ ऐसा जो उस टूटने के बिना कभी मौजूद नहीं होता। किंसुगी, प्रिया ने याद किया। दरारों में सुंदरता। बिल्कुल सही, रोहन मुस्कुराया। हम सोने से ठीक किए गए टूटे हुए सिरेमिक हैं। निशान अब हमारी सुंदरता का हिस्सा हैं। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर कार की ओर चले। दो लोग जिन्होंने आखिरी जगह पर प्यार पाया जहां वे इसकी उम्मीद करते थे। त्रासदी से संबंध पैदा हुआ था, नुकसान से परिवार पैदा हुआ था, और सबसे क्रूर शर्त से सबसे सच्चा प्यार खिला था। क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छी कहानियां सबसे बुरे पलों में शुरू होती हैं, और कभी कभी जिन लोगों की हम सबसे कम उम्मीद करते हैं वे ठीक वही होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। पियानो वादक वापस आ गया था। अरबपति ने मानवता पाई थी और एक साथ उन्होंने दर्द की राख से कुछ सुंदर बनाया था। यह हर मायने में एक सुखद अंत था, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह एक वास्तविक शुरुआत थी।